दोस्तों आज 30 जनवरी और संडे का दिन है। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसी न्यूज के साथ में जो कि बीइंग ए स्टूडेंट यानी कि एक विद्यार्थी होने के नाते आप लोगों को पता होना चाहिए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। अगर आज की डेट में आप लोग ट्विटर पर जाएंगे तो सबसे ऊपर जो ट्रेंड कर रहा है यहाँ पर ये अभी कर रहा है जस्टिस फॉर आर्मी स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके नीचे ट्रेंड कर रहा है पेगासस वायरस, यानी कि जो रिसेंटली अभी आप लोगों ने सुना पेगासस के बारे में। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ये एक न्यूज है, तो पूरे डिटेल में इस आर्टिकल को भी मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। इसी के साथ में अगर बात करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट जो मैं बात आप लोगों से करना था वो था बेसिकली जस्टिस फॉर आर्मी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आर्मी के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं और ये काफी लंबे समय से यहाँ पर कई सारी चीजों की मांग भी कर रहे हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने भी इसके ऊपर एक ट्वीट किया था बेसिकली यहाँ पर कि किस तरीके से आप लोग जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें देखिए, अब जब भी आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना, इससे चीजें जो है वो सही पैटर्न में आप लोगों को चलती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पर आप लोग जाकर देखेगा, मैंने भी यहाँ पर इसके बारे में एक ट्वीट किया था। तो बेसिकली कई सारी मांग रखी जा रही है। एस्पायरेंट जो है वो एक तरीके से 1 से 2 साल हो गए एग्जाम कंडक्ट नहीं कराए जा रहे हैं, वही सारी बातें हैं जो नॉर्मली चल रही हैं। तो यहाँ पर आप लोग अपना प्रोटेस्ट जो है वो देखिए वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन मैं फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा जो मैंने आप लोगों से 2 दिन पहले भी की थी कि प्रोटेस्ट जो है वो शांति में कीजिएगा, उसमें कोई भी आप लोगों को तोड़ाफोड़ी नहीं करनी है। अपने ही देश की प्रॉपर्टी है, जो ऑथोरिटी है उनके सामने अपनी बात रखनी है और उसके बारे में चीजों को आगे लेकर आप लोगों को चलना है। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग चीजों को शांति में रखिएगा, जितना ज्यादा भी हो सके अपनी बात रखिए। जो भी ऑथोरिटी है एक संवैधानिक एक तरीके से अपनी बात को आगे उठाना ज्यादा बेटर रहेगा, वरना अगर कुछ भी करोगे तो किसी के खिलाफ एफआईआर होगी, कुछ और इशू देखने को मिलेंगे, तो दिक्कतें बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगी। तो ये देखो कितने सारे ट्वीट हो चुके हैं, अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर आप लोग यहाँ पर इसको देखोगे तो ट्वीट देखिए कितने सारे हो चुके हैं। लगभग यहाँ पर 3.25 मिलियन के करीब ट्वीट यहाँ पर हो चुके हैं। तो इतना ज्यादा गुस्सा है लोगों के अंदर। तो इसको इसी तरीके से ट्वीट के थ्रू अपनी जो वैलिड मांग होती है उसके थ्रू आप लोग चीजों को लेकर चलिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब पेगासस की न्यूज क्यों ट्रेंड कर रही है इसके बारे में मैं स्टार्ट करूंगा अभी आप लोगों से। और द हिंदू न्यूज़पेपर की ये न्यूज है जो कि लगभग 11 घंटे पहले पब्लिश यहाँ पर की है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी भी बनाई गई थी। तो पूरा मुद्दा समझेंगे पूरा डिटेल में क्या क्या चल रहा है। और अभी ये काफी ज्यादा गर्मा गया है मुद्दा, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो, ठीक है। तो इसको चलते हर एक जो भी न्यूज़पेपर डिस्कशन है सब जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी। आज की फ्रंट न्यूज पेगासस जो है इसके बारे में बात करेंगे क्या क्या बातें हैं। पर लेकिन जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को संडे है आज, तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो लाइफ से रिलेटेड है, यानी कि जिंदगी जो आप लोग जी रहे हैं ना उससे रिलेटेड कुछ न्यूज है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, पूरा एंड तक आप लोगों को डिस्कशन देखने को मिलेगा, काफी प्यारा। और आज है संडे, संडे को आप लोगों को पता है आप लोगों को एथिक्स का एक क्वेश्चन भी देता हूं हर संडे को। तो वो क्वेश्चन आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया करो। हर संडे को मैं आप लोगों को केस स्टडी देता हूं जिसमें आप लोगों को अटेम्प्ट करना होता है और कई सारे बच्चे उसको रेगुलरली अटेम्प्ट भी कर रहे हैं। ये पढ़ाई का मतलब ही होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आप लोग लेकर चलिए। तो एक एक पॉइंट जो है आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। जैसे आप लोग देखते हैं यहाँ पर आप लोगों को एक एसएलवीपीडिया नाम से चैनल है, यहाँ पर कोटेशन वगैरह पोस्ट की जाती है, सारी चीजें आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आप लोग जिनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। डेली एक आर्टिकल पोस्ट करता हूँ इसी के साथ में जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना होता है, उसको भी आप लोग देखा करो। बाकी यहाँ पर जो आंसर राइटिंग में बात करूं तो डेली क्वेश्चन पोस्ट करता हूं। जैसे कल मैंने ऐसे पोस्ट किया, इससे पहले आप लोगों को डेली क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल ही जाता है। तो आप लोग कोशिश करनी है कि रेगुलरली पार्टिसिपेट करना है। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, डेली पार्टिसिपेट करोगे ना, एक एक इंच डेली बढ़िए और जिंदगी में आप लोग मुकाम तक पहुंच जाओगे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक भी दिन लापरवाही बरते बिना आप लोगों को चीजों को कंटिन्यूअस रखना है, ठीक है। देखिए पेगासस की न्यूज है जिसके इसके बारे में डिटेल में मैं आप लोगों से बात करूंगा। आखिर क्या है, पहले इसके क्या बोला गया, क्या क्या मुद्दे हैं, पूरा डिटेल में मैं आप लोगों से यहाँ पर ये डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक और आर्टिकल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि बात कर रहा है बेलगवी, जिसको आप लोग बेलगांव भी बोलते हैं, उसके बारे में समझेंगे। आखिर न्यूज कहां से निकल कर आ रही है, क्या क्या मुद्दा है, इसके बारे में मैं कई सारी बातें बताने वाला हूँ। वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ बोलने के लिए आ जाता है। तो संडे के दिन एक मैगजीन का भी यहाँ पर एक पेपर आता है संडे में बेसिकली, उसमें कुछ ऐसे आर्टिकल लगे जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे आप लोगों के साथ में शेयर करने हैं। और वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कई बार लिखने के लिए आता है, तो एक ये भी न्यूज है, आज के ही न्यूज़पेपर से बात करेंगे इसके बारे में। एक काफी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट आर्टिकल जो मुझे देखने को मिला, ये भी यहाँ पर आप लोगों के सामने निकल कर आएगा। ये बेसिकली क्या बात कर रहा है कि हमारे गांव में आज के डेट में या फिर कहीं पर भी आप लोग जाओगे, जो चूल्हे के ऊपर रोटी बनाई जाती थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। जबकि यहाँ पर आप लोग नॉर्मल से घर में भी कहीं जाओगे तो गैस का सिलेंडर और चूल्हा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इसी के बारे में काफी एक डिफरेंट सा आर्टिकल लिखा गया। आप लोगों से कई बार इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्या क्या मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में समझेंगे। इसी के चलते यहाँ पर एक और आर्टिकल है, यहाँ पर ये आज एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल मुझे मिला, तो इसके बारे में बात करेंगे। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि काम को लेकर काफी ज्यादा एडिक्टेड रहते हैं कि काम करना है, बस काम करना है, ठीक है। उनको जिंदगी भूल जाते हैं कि जिंदगी में कुछ और भी है, तो वायरस बन जाते हैं।
तो ये एक डिफरेंट आर्टिकल आप लोगों के सामने निकल कर आएगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। क्या किसी को अगर अवार्ड मिल जाए तो वो अवार्ड जो है वो रिटर्न कर सकता है, ये बात है यहाँ पर पूरा डिटेल में समझेंगे यहाँ पर इसके बारे में। काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, कंट्रोवर्शियल इशू बन चुका है और इंटरव्यू का भी क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में समझेंगे। रसिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है आज के डेट में, काफी डिटेल में, काफी प्यारा आर्टिकल है, डिटेल में डिस्कस करूंगा, कई सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा, बहुत सारी मैप की लोकेशन भी आप लोगों को जानने को मिलेगी, क्या क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या क्या मुद्दा है। इसी के साथ में इंडिया का क्या स्टैंड है यहाँ पर, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, यानी हमारी कंट्री इसके बारे में क्या सोचती है। कोई भी अगर क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है उसमें इंडिया का स्टैंड अगर आप लोगों को पता रहेगा तो ज्यादा बेटर तरीके से उस क्वेश्चन को आप लोग हैंडल कर पाएंगे। तो हमेशा इंडिया का स्टैंड आप लोग जरूर देखिए। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग के सामने आ गई यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, 2 मेंबर के बारे में। तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ, तो इसके बारे में समझेंगे आखिर क्या है हमारे देश के अंदर, तो समझेंगे डिटेल में, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो आर्टिकल मैंने बोला है पद्म अवार्ड से रिलेटेड, तो इसमें कई सारी बातें क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि कौन यहाँ पर पद्म अवार्ड देता है, कौन यहाँ पर डिस्क्वालीफाई करता है, क्या क्या मुद्दे हैं, मतलब किसी को डिस्क्वालीफाई एक तरीके से अपने आप को इस तरीके से हटाने का पावर दे रखे किसी को, तो वो समझेंगे। एक यहाँ पर ये ऐसी खूंखार पर्सनैलिटी आप लोगों को दिख रही है, आप लोगों को पहचानो कौन वाले मुद्दे में इनको पहचानो कौन है। अभी बुर्किना फासो के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था, देखता हूँ कौन कौन सही आंसर देता है, तो इसके बारे में आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यानी कि काफी शानदार ये डिस्कशन रहने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। और संडे का जो लेक्चर है वो डिफरेंट इसलिए रहता है क्योंकि एडिटोरियल नहीं होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लेक्चर आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिल जाता है। सबसे पहले जो सबसे खतरनाक न्यूज जो आज के दिन में जो यहाँ पर ट्रेंड कर रही है वो है पेगासस के बारे में। पेगासस क्या है, क्यों ये न्यूज में रहता है और फिर से क्यों न्यूज में आ गया, पूरी राम कहानी आप लोगों को बताने वाला हूं, पेशेंस के साथ में सुनिएगा। हमारी कंट्री में कोई रूल और रेगुलेशन है इसके रिलेटेड, वो भी आप लोग जानेंगे। और इसी के साइड में यहाँ पर इंडिया और इजराइल के बारे में भी एक आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया और इजराइल के जो रिलेशन है उनको अभी 30 साल पूरे हो चुके हैं। तो उसी के चलते यहाँ पर एक थैंक्स गिविंग मैसेज यहाँ पर दिया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा भी, तो यहाँ पर बातें की गई, तो कई सारे मुद्दे यहाँ पर आप लोगों को जानने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अभी हुआ क्या है बेसिकली, पहले आप लोग ये समझिए, स्टार्टिंग में ही आर्टिकल में आप लोगों को पूरा कहानी यहाँ पर समझ में आ जाएगी। हुआ क्या है, अभी यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स जो है एक न्यूज़पेपर है यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड का, इसके द्वारा अभी एक न्यूज छापी गई कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है 2017 में जब यहाँ पर इजराइल के विजिट पर थे, तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पर हुआ करते थे। तो हमारी कंट्री को यहाँ पर उस टाइम पर पेगासस जो बेसिकली ये वायरस है ये मिला एनएसओ ग्रुप के द्वारा। तो एनएसओ ग्रुप एक इजराइल की कंपनी है, उसके द्वारा हमारी कंट्री को यहाँ पर ये सौंपा गया और वही पेगासस जो है वो हमारी कंट्री में यूज किया गया अलग अलग लोगों के ऊपर। तो जिसको नहीं पता है पेगासस क्या है, बेसिकली पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ। पेगासस जो है एक तरह का स्पाईवेयर या फिर एक तरह का सॉफ्टवेयर आप लोग बोल सकते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि गलत कामों के लिए यूज किया जाता है। अगर देखा जाए सिटीजन के खिलाफ अगर यूज करें तो गलत कामों के लिए बोलेंगे, पर लेकिन नॉर्मली जो इजराइल की कंपनी है उसका नाम है एनएसओ ग्रुप के द्वारा ये इसलिए बनाया गया था ताकि कल को कोई टेररिस्ट अगर उल्टी सीधी प्लानिंग कर रहा है देश में लोगों को मारने के लिए, तो गवर्नमेंट को बेचा जाए अलग अलग कंट्री की, और गवर्नमेंट क्या करे, इसको किसी के फोन में डालकर यहाँ पर जान ले कि यहाँ पर वो इंसान क्या क्या हरकतें कर रहा है और टेररिस्ट एक्टिविटी को रोका जा सके और इंसानों को मरने से बचाया जा सके। तरीका क्या है मोबाइल में पहुंचाने का, किसी के पास में एसएमएस जाए या फिर व्हाट्सएप के थ्रू कॉल जाए, आई मैसेज या फिर कोई दूसरा और तरीका, ये अगर मोबाइल में एक बार चला गया तो फिर ये समझो मोबाइल आप लोगों के हाथ में होगा पर लेकिन चला कोई और रहा होगा, ठीक है। वो नहीं देखा होगा आप लोगों ने 3 इडियट का डायलॉग होगा कि शब्द हमारे यहाँ बोल हो रहा है, ठीक है। तो वही बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मोबाइल आप लोगों के हाथ में होगा, चला कोई और रहा होगा। आप लोग के मैसेज, ईमेल, फोटोज, फोन कॉल जो भी एक तरीके से आप लोग मोबाइल में कर सकते हैं, वो सारे काम वो बैठा हुआ इंसान कर सकता है जिसने आप लोगों के मोबाइल में पेगासस वायरस डाल दिया है। आप लोगों का फोन जो है वो कॉल पे डाल सकता है, फोन कॉल लगाकर आप लोग की आवाज सुन सकता है, आप लोगों का फोन डिलीट कर सकता है, उसमें से कॉल मैसेज सारी चीजें पूरी हिस्ट्री को डिलीट कर सकता है, फोटो वीडियोस जो भी आप लोगों ने प्राइवेट रख रखी है वो सारी देख सकता है, मेल पढ़ सकता है आप लोगों के फोन में ओपन कर, यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसके हाथ से अछूती रहेगी। ये बेसिकली यूज किया जाता था गवर्नमेंट्स के द्वारा ताकि गवर्नमेंट जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटी को ट्रेस कर सके। पर लेकिन अभी कई सारी न्यूज ऐसी देखने को मिली हमारे देश में जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा पौधा ट्री कहां लगा रहे हैं पहुंचा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो पेगासस जो है उसके बारे में इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी बन गई थी क्योंकि हमारे देश में कई सारे ऐसे लोग हैं, खासकर अपोजिशन के लीडर हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, जम्मू एंड कश्मीर में लीडर हो गए, सीबीआई के डायरेक्टर हो गए, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो मोबाइल फोन है वो ट्रेस किए गए, जिसके चलते यहाँ पर ये न्यूज बन गई थी ऐसा कुछ हो रहा है। गवर्नमेंट ने इसको हामी नहीं भरी कि हाँ ऐसा कुछ उन्होंने किया है, गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं चुप्पी बनी रही इसके ऊपर। तो जब केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो हमारी कंट्री के जो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे जिनका नाम था आरवी रविंद्रन, ठीक है, याद रखिएगा इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन है वो पर्सनैलिटी, तो याद रखिएगा यहाँ पर रविंद्रन है यहाँ पर जिनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएगी। इसी के साथ में आलोक जोशी फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर भी थे और यहाँ पर सुरदीप ओबरॉय
जो यहाँ पर और भी पर्सन थे मतलब कमेटी के अंदर में। इसी के साथ में एक और कमेटी थी यहाँ पर जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी, ये भी काफी कंट्रोवर्सी में रही। ये थी यहाँ पर मदन बी लोकुर कमेटी, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर ये कमेटी बनाई गई, ठीक है। तो ये दो कमेटी यहाँ पर इसके बारे में काफी ज्यादा न्यूज में थी। तो मुद्दा यहाँ पर ये था कि गवर्नमेंट को ये जो लिया गया था यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर इतना महंगा है कि नॉर्मल इंसान इसको कोई ले नहीं सकता। वरना अगर नॉर्मल इंसान पता चला इसको ऐसे डाउनलोड कर रहा है जैसे आप लोग प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करते हैं, तो सबसे पहले पड़ोसी के फोन में झांकेगा या फिर एक तरीके से एक दूसरे के रिलेशनशिप में लोग जो है वो झांकते हुए नजर आएंगे कि ट्रस्ट है कि नहीं है, ठीक है, वो वाली चीजें चेक करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, आप लोगों को बोला जाए कि ये वायरस आप लोगों को एक दिन के लिए मिल रहा है सॉफ्टवेयर, आप लोग किसको जाकर चेक करोगे? मतलब बताइए, अगर लिटरली मैं आप लोगों से पूछूं कि किसको आप लोग चेक करना चाहोगे, आप लोग किसी का नाम लिख सकते हो कि कोई फ्रेंड है या फिर कोई ऐसे नहीं कि हम लोग देखेंगे कि हमको पेपर निकलवाने, टीचर को देखेंगे कोई, मतलब इस तरीके से, मतलब आप लोगों के माइंड में क्या विचार है? पहला थॉट क्या आता है कि यार मुझे मिल जाए तो मैं ये करूंगा या करूंगी। आप लोग बताओ, देखता हूँ क्या क्या इंटरेस्टिंग आंसर आप लोग देते हो। तो काफी इंपोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर बन जाता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में, साइबर सिक्योरिटीज के बारे में, वेलफेयर इश्यूज के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो उसके चलते। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट से पूछा गया यस या फिर नो, तो गवर्नमेंट से पूछा गया यहाँ पर कि क्या आप लोगों ने पेगासस को यूज किया है, यस या फिर नो। तो गवर्नमेंट का ना यस आया निकल के ना नो आया निकल के, और उसके ऊपर अलग अलग तर्क यहाँ पर दिए गए। तो उसके चलते कंट्रोवर्सी जो है वो और ज्यादा बढ़ गई। तो पूरा ये पेगासस का जो मुद्दा है ये गवर्नमेंट ने हामी नहीं भरी, पर लेकिन अभी जब इंटरनेशनल लेवल पर ये न्यूज सामने निकल कर आई तो हमारी कंट्री के अंदर पूरा हा हुल्ला मच गया कि हाँ रियलिटी में गवर्नमेंट के द्वारा इसको खरीदा गया है। अब यहाँ पर ये बनता है अगर गवर्नमेंट के द्वारा इसको खरीदा गया है तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है केएस पुत्तस्वामी का एक केस आया था अभी यहाँ पर 2017 में, और जब 2017 में केएस पुत्तस्वामी का केस आया और उसी टाइम पर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 2017 में हमारे द्वारा ये पेगासस वायरस खरीदा गया। तो हमारी कंट्री में आर्टिकल 21 के तहत यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट बना दिया गया। पार्ट 3 के अंदर जब आप लोग जाएंगे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक देखने को मिलेंगे, तो राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो पर्टिकुलर इंसान की अगर प्राइवेसी में आप लोग इस तरीके से ताका-झाकी कर रहे हैं तो वो इंसान जो है वो कोर्ट में जा सकते हैं। इवन मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आप लोग किसी के साथ में पर्सनल कॉल करते हैं और वो आप लोग की पर्सनल कॉल जो है वो पब्लिक कर देता है तो भी आप लोग की प्राइवेसी का हनन यहाँ पर हो रहा है, तो भी आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसी बातें यहाँ पर, जब तक कि वो यहाँ पर अगर कुछ गलत काम आप लोगों ने नहीं किया, ठीक है, पर्सनल बातें कर रहे हैं जो भी आप लोगों को सूटेबल लगती है और किसी ने जाके उसको पब्लिक कर दिया तो वो गलत है, आप लोगों की प्राइवेसी का हनन है। हमारे देश में रूल और रेगुलेशन है यहाँ पर ऑलरेडी, जैसे साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव है। 2018 में यहाँ पर ये स्टेट किया गया था यहाँ पर बेसिकली चीजों को टैकल करने के लिए। इसी के साथ में नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर 2017 में इसको निकाल कर लेकर आया गया। साइबर स्वच्छ केंद्र है यहाँ पर 2017 में ये भी निकल कर आया कैसे चीजों को टैकल करना है। इसी के साथ में इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जिसको I4C बोलते हैं, 4C मतलब साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये भी हमारी कंट्री में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल आप लोगों को देखने को मिलेगा। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जिसको CERT-IN इनके इंडिया के अंदर है, वो भी आप लोगों को देखने को मिलती है अगर कोई ऐसा मुद्दा निकल कर आता है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और इसी के साथ में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो कि अभी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, ये भी हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि नहीं ये चीजें हैं, पर लेकिन उनका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं किया जा रहा जैसा होना चाहिए। अभी फिलहाल मुद्दा यहाँ पर ये कि अब क्या आगे बढ़ने वाली है चीजें। तो ये काफी बड़ी एक ऐसी कंट्रोवर्सी बन गई जो किसी ने सोची भी नहीं थी। अब इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा तो वो यहाँ पर देखने को मिलेगा आगे आने वाले टाइम में। तो पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। डिटेल में मैंने आप लोगों को पूरा बता दी यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर क्या क्या कानून है और क्या क्या मुद्दे यहाँ पर चल रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में लद लद कर इसके ऊपर आप लोगों को एडिटोरियल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पर राइटर के व्यूज जो है वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे, तो एक कंप्लीट आंसर आप लोगों को हो जाएगा जो अच्छे से आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए टॉपिक जब तक समझ में ना आए तब तक उसको छोड़ा मत करो, टॉपिक को पूरा अच्छे से नहीं घोट कर पी जाओ, उसके बाद में जो होगा फिर देखा जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को चीजें रखनी है, ठीक है। ये जो आर्टिकल है पर्सनली मुझे काफी एक डिफरेंट आर्टिकल लगा यहाँ पर। बेसिकली इसके बारे में ना पढ़ा, थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा। इन्वायरमेंट और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। चूल्हे पर जो रोटी बनाई जाती है वो रियलिटी में टेस्टी लगती है। आप लोग गांव से अगर आते हैं तो आप लोगों ने खाई होगी, गैस की बनाई हुई रोटी खाएगा और चूल्हे पे बनाई हुई रोटी खाएगा, दोनों में आप लोगों को डिफरेंस नजर में आ जाएगा। उसमें एक अलग ही टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो चूल्हे के ऊपर रोटी बनाई जाती है। नॉर्मली अभी फिलहाल यहाँ पर जो राइटर हैं वो थोड़ा डिफरेंट तरीके की चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं। उनके द्वारा बोला गया कि आज की डेट में गैस का सिलेंडर जो है वो 900 रुपए के पार हो चुका है, ठीक है। कंसर्न ये नहीं है कि गैस का सिलेंडर 900 के पार हो चुका है, कंसर्न ये है कि ये गैस का सिलेंडर जो है ना, ये हम लोगों ने आज के डेट में एक लग्जरी आइटम बना दिया। बेसिकली लग्जरी मतलब इस तरीके से कि हम लोग जो है चूल्हे के ऊपर रोटी नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम लोग गैस को देखते रहेंगे, गैस के ऊपर ही रोटी बनेगी, चूल्हा जो है वो घर में नहीं चलेगा। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि आज की डेट में आप लोगों के लिए बात बताऊं, बेसिकली मुद्दा क्या है। मुद्दा यहाँ पर यह कि आप लोग अगर एक हमेशा ऑल्टरनेटिव रखेंगे, आप लोगों के पास में कमाई का मान लीजिए एक साधन है, इसे समझिए घर में सारा घर जो है वो एक ही बिजनेस के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। यानी कि घर में किसी ने खेती करना स्टार्ट कर दी और सब लोग मिलकर खेती कर रहे हैं।
कल को चलकर भाई साहब बाढ़ आ गई, खेती अच्छी नहीं हुई, ठीक है, या फिर एक तरीके से कोई महामारी बीमारी आ गई, खेती अच्छी नहीं हुई, तो पूरा घर जो है वो घुटनों पर आ जाएगा। कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया जूते चप्पलों का, कपड़ों का, सारा घर जो है उसी में लगा हुआ है, ठीक है, सारे घर के परिवार में रहने वाले, पता चला कल को बिजनेस भाई साहब ठप हो गया, वो पूरा घर जो है सड़क पे कटोरा लेकर आ जाएगा। और कई सारे ऐसे इंसिडेंट पास्ट में आप लोगों ने देखे होंगे, और कोविड-19 के टाइम पर तो लोगों की खस्ता हालत कर दी इस चीज ने। तो भी मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि अगर घर में 2 मेंबर हैं कमाने वाले, तो कोशिश की जाए कि अलग अलग एरिया में उनको लगाया जाए, ताकि कल वो दिक्कत देखने को मिले, एक बर्बाद हो जाए तो दूसरा उसको थाम सके। तो ऐसी सिचुएशन यहां पर होनी चाहिए। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि बुरे वक्त में आप लोगों को किसी बाहर के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और बाहर वाला पता हेल्प करे या ना करे, आप लोग अपने आप अपने पैरों पर खड़े होकर सिचुएशन को कंट्रोल कर लोगे। ऐसे ही बोला गया है, मान लीजिए आप लोग सिलेंडर यूज करें, फिर भी घर में कच्चे चूल्हे होने चाहिए जाके आप लोग उनको यूज कर सको। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये राइटर खुद बोल रहे हैं कि आज की डेट में अगर बात करें पहले टाइम पर ऐसा था कि यहाँ पर गैस सिलेंडर किसी किसी के घर में हुआ करते थे, पर लेकिन आज की डेट में मैक्सिमम घर में गैस सिलेंडर देखने को मिलेंगे। पहले फायरवुड लकड़ियों को यूज किया जाता था, बेसिकली जो आसानी से मिल जाती है, इधर उधर आप लोग लेकर आते हैं, उनको यूज कर लेते हैं। पर लेकिन आज की डेट में इशू बन गया कि हर एक घर में गैस सिलेंडर देखने को मिलेगा, यानी कि डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है यहाँ पर, वो सिलेंडर आज के डेट में 900 के पार हो चुका है, जो कि पहले काफी सस्ता हुआ करता था, कुछ सब्सिडी दी जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर सिलेंडर को इस तरीके से इंक्रीज करते हुए जो जा रही है चीजें, उसके पीछे एक और रीजन है, वो है हम लोग गाड़ियों में सिलेंडर लगाने स्टार्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि गाड़ियां जो है वो गैस से चल रही है, पेट्रोल डीजल इतने ज्यादा महंगे हो गए। तो एक ये भी रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और गांव में लोगों ने आज के डेट में काफी हद तक जो लकड़ियां हैं वो यूज करना बंद कर दी हैं, जो उपले वगैरह यूज किए जाते थे उसको भी काफी हद तक कम कर दिया गया है। ये भी एक रीजन यहाँ पर देखने को मिलेगा, वरना ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज इंसान के पास में रहता है तो फिर वो यूज करता रहता है। सोचो गैस का सिलेंडर का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया है, अगर 10-15 दिन भी अगर गांव में सब लोग बोल दें कि गैस का सिलेंडर यूज नहीं करना है, हम तो भाई साहब अपने जो गोसे उपले होते हैं या फिर लकड़ी होते हैं उनसे खाना बनाएंगे, तो तुरंत जो है इनकी अकल ठिकाना आ जाएगी, तुरंत ही इसका प्राइस जो है वो डाउन करते हुए नजर आएंगे। पर इनको पता है कि लोग जो है वो आलसी हो चुके हैं और उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं। मैं उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा हूं जो हेल्थ वाला मुद्दा होता है, उससे थोड़ा दूर हट रहा हूं। चलिए एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताता हूं, आप लोग भी क्या याद करोगे, सोचेगा ध्यान से। जब यहां पर पॉलिथीन यूज किया करते थे, उस टाइम पर पॉलिथीन यूज करने के टाइम पर, जब पॉलिथीन नई नई बनाई गई थी, उस टाइम पर कागज जो थे उनको क्रिटिसाइज किया गया पेपर को, कि पेपर यूज नहीं करना है। क्यों यूज नहीं करना है? पेपर यूज इसलिए नहीं करना है क्योंकि पेपर जो है वो लकड़ियों से बनाया जाता है और हम लोगों को पेड़ काटने पड़ते हैं, और इसलिए पॉलिथीन यूज करना स्टार्ट कर दो तो पेड़ कटने जो बंद हो जाएंगे। ऐसा एडवर्टीजमेंट किए गए दबा दबाकर पॉलिथीन बनाने वाली कंपनीज के द्वारा। लोगों ने हाथों हाथ लिया पॉलिथीन को, सही है यार, फटती भी नहीं है, लंबे समय तक चलती है, पानी में गलती भी नहीं है, तो उसको यूज करना स्टार्ट किया। वही पॉलिथीन जो है आज के में हमारे गले का फंदा बन चुकी है। समझ रहे आप लोग? वही प्लास्टिक हमारे गले का फंदा बन चुकी है आज के में। पर लेकिन जिसने स्टार्ट किया था, अच्छा इन्वेंशन था, ढंग से यूज करता, लिमिटेड तो काम चलता रहता, पर लोगों ने इतना ज्यादा यूज कर दिया कि यहां पर कंडीशन खराब हो गई। एक उदाहरण ही आप लोगों के सामने जीता जाता, ठीक है। उदाहरण नंबर 2, आज की डेट में भी हमारे गांव वाले एरिया में जाओगे, सरसों का तेल जो है वो यूज किया था खाना बनाने के लिए। रिफाइंड बनाने वाली कंपनी ने इतने ज्यादा प्रचार किए, कोलेस्ट्रॉल फ्री है भाई साहब, हेल्थ सही हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या कर करके उन्होंने बेसिकली रिफाइंड दबाकर मार्केट में बेचे गए। आज की डेट में लोग दुनिया भर के घर में आप लोगों को रिफाइंड यूज होता हुआ नजर आएगा। गनीमत है मेरे घर में आज के डेट में सरसों का तेल या फिर जो घी यूज होता है, जो कि भैंस से निकाल कर, या गाय भैंस का जो घी होता है, या फिर सरसों का तेल, वरना मैक्सिमम घर में आप लोगों को रिफाइंड मिलेंगे, ठीक है। ये सारे आप लोगों को प्रचार के नतीजे हैं। इतने हद तक प्रचार कर दिए इनके द्वारा। अभी आप लोगों को मैं बात करूं, जैसे सिगरेट बीड़ी वगैरह आप लोग पीते हैं, तो सिगरेट बीड़ी छोड़ो, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीना स्टार्ट कर दो, सेहत के लिए फायदेमंद रहेगी उसके कंपेयर में। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? यानी कि एक चीज छोड़ो, बस इनके वाला लेना स्टार्ट कर दो ताकि इनका व्यापार बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो वो मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमेशा प्रचार करने वाले लोग जो है इसी तरीके से, अभी यहाँ पर देखने को मिला काफी लार्ज स्केल पर, हर स्केल पर ऐसे ही काम किया जाता है कि हाँ इन चीजों को इस तरीके से अप्रिशिएट किया जाए ताकि सामने वाले की इंसल्ट फील करने लगे यूज करते भी। गैस सिलेंडर में भी ऐसी कई सारी बातें बताएगी कि महिलाओं को नुकसान पहुंचता है, वो हालांकि वो सही है, काफी हद तक चीजें होती हैं, देखिए धुआं निकलता है तो मतलब समझ में आता है वो, ठीक है। पर लेकिन फिर भी इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर देना कि लोग उसको यूज ही करना बंद कर दे कंप्लीटली, तो इनके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। फिर ये क्या कर रहे हैं, ये दबाकर इनके प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत बात है। तो इस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं आज के डेट में हम लोग खुद अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। उन्हें कहते हैं किसान का बेटा है, खेती बेचकर बैठ गया, कल को चलकर बिजनेस करने गया, बिजनेस हो गया ठप, तो भाई साहब खेती भी गई और बिजनेस भी गया, अब हाथ में आ गया कटोरा। तो ये वाली चीजें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है, और ये हमारी गलती है। हम लोग सारी चीजें एक जगह इकट्ठी करके रखते हैं, बस वो डूब गया तो फिर हम डूब गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके द्वारा बोला गया आज की डेट में जब ये अमेरिका में घूमने गए तो इनको हर एक घर में आज की डेट में भी वुड स्टोव देखने को मिल जाएंगे। यानी कि उनके घर में इलेक्ट्रिकल हीटर होते हुए भी उनके घर में आप लोगों को वुड स्टोव देखने को मिल जाएंगे, जो घर को गर्म रखने का काम करते हैं। यानी कि उनको पता है कल को इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम करना बंद कर दें या फिर गवर्नमेंट उल्टी सीधी हरकतें कर दें तो लकड़ी इकट्ठा कर करके अपनी जिंदगी अच्छे से एंजॉय करेंगे। वो आज की डेट में भी ऑल्टरनेटिव लेकर चल रहे हैं। इवन यहां तो मुझे सरप्राइज हुआ पढ़कर ये वाली लाइन
कि पिज्जा बनाया जाता है जो बेसिकली लकड़ी से, ठीक है, वो काफी ज्यादा टेस्टी बनता है। ये बातें बोलकर जो पिज्जा बनाने वाला जो लकड़ी के ऊपर पिज्जा बना रहा है, ना कि यहाँ पर गैस स्टोव के ऊपर, उसके आगे दुनिया भर के यूएसए के लोग जो है वो भीड़ लगाए खड़े रहते हैं कि पिज्जा खाएंगे तो इसे खाएंगे। तो ये मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कैसे मुद्दे निकल कर आ रहे हैं? ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में हम लोगों को कम से कम सोचना चाहिए, जिसको हम लोग कंप्लीटली इग्नोर करते हैं कि हमारे लिए क्या यहाँ पर नेगेटिव चीजें की जा रही है। तो ये बातें हैं यहाँ पर जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव हमारे पास में हमेशा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट होकर वो चीज चली गई तो हमारी जिंदगी बर्बाद होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो केरोसिन को जो लगता है यूज करना चाहिए, थोड़ा बहुत यूज करो, क्या जा रहा है। अगर लकड़ी यूज करनी है यूज करो, क्या जा रहा है। कल को अगर गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो अपनी चीजों को यूज करना, क्या बिगड़ रहा है। तो गांव वाले एरिया में यहाँ पर पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। और खासकर इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, इन्वायरमेंट को बर्बाद करें। अरे जिन्होंने दुनिया बर्बाद कर दी भाई साहब यूएसए वालों ने, वो खुद आज के अपने पिज्जा जो है यहाँ पर ये लकड़ी के ऊपर बनाकर खा रहे हैं और लाइन लगी है उसके सामने की टेस्टी पिज्जा बनता है क्योंकि लकड़ी से बनाया जाता है। मतलब हम लोग अपने घरों में रोटी बनाकर ना खाएं उससे, तो हमारे यहाँ पर पोल्यूशन होता है उसकी वजह से। तो ये गलत है बिल्कुल, इससे हम लोग को थोड़ा सा माइंडसेट दूर करना पड़ेगा। ये देखिए मेरी राय है जो मैंने आप लोगों को बताई, यहाँ पर राइटर की राय मैंने आप लोगों को बताई। मतलब ये सारी चीजें पर, लेकिन हाँ बैलेंस है, यानी कि पूरे दिन लकड़ियों के ऊपर ही बनाए जा रहे हैं, पर लेकिन ऑल्टरनेटिव तो रखना चाहिए ना हम लोग को। कम से कम घर में चूल्हा होना चाहिए ना। मेरे घर में आज के में भी आप लोगों को चूल्हा देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जबकि गैस यूज किया था मैक्सिमम टाइम, ठीक है, पर लेकिन ये चूल्हा रहता है फिर भी घर में, क्या पता इमरजेंसी में क्या कंडीशन पड़ जाए। तो ये सारी सिचुएशन आप लोगों को भी अपने ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी ताकि चीजें जो है कहीं पर भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग की क्या राय, इसको कैसे सोचते हैं आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। बाकी अगर किसी को लगे कुछ गलत बोल दे तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी यार, कई सारे लोगों को बुरे लग जाते हैं, कई सारी बातें पता नहीं, मतलब बहुत सोच समझ कर बोलनी पड़ती है कई बार चीजें। तो कई बार ऐसे कमेंट आते हैं, मतलब चलो सही है, आप लोगों की राय है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, पर हाँ फिर भी थोड़ा सा चीजें ऐसी देखने को मिलती है कई बार, ठीक है। हाँ एक छोटी सी बात पूछूंगा, अगर आप लोगों को ऑप्शन मिल रहा है चूल्हे के ऊपर रोटी खानी है, गैस के ऊपर रोटी खानी है, तो आप लोग कौन सी रोटी खाना ज्यादा पसंद करोगे बताइएगा। और लेक्चर को आप लोग फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक कर आप लोग बता सकते हैं, अपना बेसिकली कमेंट कर बता सकते हैं जो भी सूटेबल लगे, और लगता है लेक्चर सही है तो आप लोग दूसरों तक भी इसको पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये फीडबैक के तरीके से आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यहाँ पर जो बीएसएफ पाकिस्तान रेंजर है उनके द्वारा रिज्यूम किया गया डायलॉग, ये काफी बड़ी बात है। पाकिस्तान से अभी आप लोगों ने देखा कि एक हिंदू ग्रुप था जिसके द्वारा बोला गया कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कम से कम चीजें स्टार्ट होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर वो चीजें और आगे बढ़ रही हैं, तो ये एक अच्छी चीज आप लोग यहाँ पर ये बोल सकते हो क्या हो गया जिसको हम लोग आगे लेकर चलना चाहिए। काफी लंबे समय से चीजें रुकी पड़ी थी, तो अब यहाँ पर ये अच्छी चीजें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन और ज्यादा प्रोडक्टिव होते हुए नजर आएंगे। और यार इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अगर प्रोडक्टिव होते जाते हैं ना, आप लोग समझ सकते हैं दोनों कंट्री के जितने ज्यादा बॉर्डर मिलते हैं ना आज के में, इतने शानदार तरीके से व्यापार कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, इतने सारे लोगों को जॉब मिल सकती है, शांति बनाकर रख सकते हैं, जब फालतू में हथियार खरीदते हैं उससे दूर हट सकते हैं, तो दुनिया भर के अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। पर लेकिन रीजन यही है कि आज की डेट में आप लोगों को माहौल देखने को नहीं मिलता है दोनों कंट्री के बीच में। वरना अगर बात करें जैसे गुजरात, राजस्थान, हमारी कंट्री का पंजाब, इधर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, तो 5 ऐसे एरिया हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर को टच करते हैं। सोचो यहाँ पर अगर शांति रहे तो कितना सारा प्रोडक्टिव काम हम लोग कर सकते हैं, पर लेकिन नहीं कर पाते हैं। बस मुद्दा यही है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर सोचने वाली बात है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये देखने को मिली हमारी कंट्री में, जो अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा बीटिंग रिट्रीटिंग जो बेसिकली सेरेमनी है, जो कि यहाँ पर 26 जनवरी खत्म होने का एक मार्क है कि हाँ कंप्लीट हो चुका है हमारा 15 अगस्त जो 26 जनवरी का जो सेलिब्रेशन है गणतंत्र दिवस का। तो उसके चलते यहाँ पर ये अभी 29 जनवरी को आप लोगों को देखने को मिली। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज रही, जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा, आप लोग बताएगा आप लोग को अच्छा लगा या नहीं लगा। हमारी कंट्री में पहले अबाइड विद मी, ठीक है, अबाइड विद मी करके यहाँ पर इंग्लिश सॉन्ग जो है वो यूज किया जाता था यहाँ पर, और लगभग तब से लेकर हमारा देश आजाद हुआ आज तक उसी को यूज करते हुए हम लोग आ रहे थे। आप लोगों को ये कईयों को तो ये भी नहीं पता होगा कि बीटिंग रिट्रीटिंग सेरेमनी होती है, ठीक है। मुझे भी जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तब से मुझे भी पता चला कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। बहुत सारी चीजें नहीं पता होती यार, कई सारी चीजों से हम लोग एक तरीके से अनभिज्ञ रहते हैं। हाँ था तो ऐसा कुछ कि यार 26 जनवरी खत्म होने के बाद में कुछ सेलिब्रेशन होता है, पर लेकिन वहां पर ये अबाइड विद मी बचता है, ये मुझे नहीं पता था, ठीक है। अब तक अगर 5-6 साल से पहले की बात करूं, जब से मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, उससे पहले अगर मैं बात करूं मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। कितने हैं आप लोग जिसको पता था कि अबाइड विद मी यहाँ पर कोई ऐसी सेरेमनी पे यहाँ पर ऐसा कोई सॉन्ग बजता है। तो अभी यहाँ पर 75 साल बाद हम लोगों ने, अगर गांव में आप लोग देखोगे जाकर किसी को पता ही नहीं होगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है। आप बहुतों को पता होगा कि हाँ चलो ऐसा सेलिब्रेशन होता है, पर लेकिन ये पता नहीं होगा किसी को कि अबाइड विद मी वहां पर गाया जाता है। अब उसको हटाकर यहाँ पर जो लिरिक्स यूज की जाएगी वो है ए मेरे वतन के लोगों, ठीक है। तो ये कितना शानदार है, ये हर एक इंसान ने कभी ना कभी ये गाना सुना होगा, ठीक है। ये गाना किसका है बताइए जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बहुत प्यारी वॉइस है उनकी, पर्सनली उनके सॉन्ग मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पर उनके द्वारा ये पूरा सॉन्ग गाया गया, तो यहाँ पर उसकी ये टर्म, उसकी जो लिरिक्स है यहाँ पर अभी यहाँ पर इसके अंदर यूज की जाएंगी। तो ये सही है या फिर अबाइड विद मी जो कि यहाँ पर अब तक चला हुआ था वो सही था?
इसके बारे में बताओ। तो ए मेरे वतन के लोगों सुनकर भी अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ यार ठीक है, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ जाने पूरा गाना चलता है, जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, सरहद पर रगने वाला, मतलब एक तरीके पूरा जब सॉन्ग आप लोग सुनोगे ना तो आप लोगों को अंदर से ये नहीं कहते कि वो गूज़बम्स होने लगते हैं। पर्सनली यार आप लोगों ने कहा जब बजता है जब भी 15 अगस्त पर 26 जनवरी पर तो अलग ही फीलिंग निकल कर आती है। तो ये सारी चीजें हैं कि मुझे पर्सनली मुझे तो सही लगा गवर्नमेंट का जो डिसीजन है। आप लोगों की क्या है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बताइएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा है जो कि काफी ज्यादा न्यूज में था अभी, तो ये इसके बारे में आप लोग एक हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर एक आर्टिकल बेसिकली यहाँ पर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। पहले तो यहाँ पर इंडियन सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान सोसाइटी है। वुमेन इंपावरमेंट के बारे में इशू रिलेटेड टू वुमेन तो जीएस पेपर 1 के अंदर कवर आप लोगों का हो जाएगा। इंपोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर क्या है, एक तो ये है कि अभी एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी कंट्री का सबसे बड़ा बैंक है उसने एक रूल लेकर आया कि अगर यहाँ पर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको हायर नहीं करना है, यानी कि एक वुमेन अगर प्रेग्नेंट हो चुकी है यानी कि एक तरीके से प्रेगनेंसी का पीरियड उसका चल रहा है और उसका इंटरव्यू चल रहा है तो उसको मतलब एक तरीके से बोला जा रहा है हायर नहीं करना है। ऐसी हरकतें यहाँ पर एसबीआई के द्वारा की गई। हालांकि इसके द्वारा विड्रॉ कर लिया गया ये रूल। बोला गया था यहाँ पर अगर यहाँ पर इस तरीके से बोला गया कि अनफिट है, अगर उसको सेकंड ट्राइमेस्टर में यहाँ पर वो प्रेगनेंसी चल रही है तो उनको यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये मुद्दा अभी एक वापसी ले लिया गया है जिसके चलते यहाँ पर ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई कि गवर्नमेंट का बैंक कैसा कर सकता है ऐसे, प्राइवेट को तो आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हो जरा सी देर में कि प्राइवेट वाले यहाँ पर वुमेन को उसको हायर नहीं करते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती है, क्योंकि ये माना जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन अगर होगी तो फिर यहाँ पर उसको सैलरी देनी पड़ेगी बिना काम करते हुए, ठीक है। ये नहीं देख रहे हो कि पूरी दुनिया को मतलब एक तरीके से जो वुमेन है वो आगे लेकर चल रही है। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होगी वुमेन और बच्चा पैदा नहीं होगा तो देश कैसे बढ़ेगा। तुम्हारा जिन देश में आप लोग बोलते हो कि हाँ वारिस भी चाहिए और कंधे पर आगे लगकर लोगों को आगे लेकर चलना है पूरा देश, ठीक है, पर लेकिन उसी महिला को हम लोग यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आते हैं। तो ये काफी एक ऐसी दर्दपूर्ण घटना है सोसाइटी के अंदर में जो गवर्नमेंट के बैंक भी ऐसे रूल्स यहाँ पर निकालते हुए नजर आते हैं। तो ये काफी एक ऐसा मुद्दा है जिसको आप लोग मेंशन भी कर सकते हैं कि वुमेन से रिलेटेड जब इशू के बारे में बात करें। एक और ऐसे इशू यहाँ पर देखिए कई सारे अगर लिखने के लिए आते हैं ना मुद्दे आप लोगों उनको इकट्ठा कर ले कीजिए। जैसे मैंने टेलीग्राम पर कोटेशन आप लोगों के लिए पोस्ट कर रखे हैं, ऐसे ही चीजों को आप लोग इकट्ठा करके रख सकते हैं ताकि अगर कुछ लिखने के लिए आए तो आप लोग के पास में फोल्डर हो, वरना फिर आप लोग सोचते रह जाओगे और सर खुजाते रह जाओगे कि यार कुछ था तो पढ़ा तो था कहां चला गया। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि A4 साइज की सीट पर ये सारी चीजें आप लोग इकट्ठी करते रहिए एक एक टॉपिक के रिलेटेड ताकि आप लोग उसको रिवाइज कर सके अच्छे से। अभी यहाँ पर ये काफी एक मतलब रियलिटी में रिग्रेट करने वाली बात है अगर आप लोग बात करो खासकर ऐसी कंट्री न्यूजीलैंड जैसी कंट्री के द्वारा हरकत की गई। एक प्रेग्नेंट न्यूजीलैंड की जर्नलिस्ट थी, ठीक है, वो एक तरीके से अफगानिस्तान के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रही थी, मतलब रिपोर्टिंग कर रही थी। तो उसके द्वारा तालिबान से हेल्प मांगी गई, उस तालिबान से जिसके खिलाफ सब लोग अड़े हुए हैं कि तालिबान जो है वो महिलाओं को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं और इनकी खुद की कंट्री ने इनको लेने से मना कर दिया बेसिकली यहाँ पर कोरोना वायरस के चलते हुए। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं इनके द्वारा खुद बोला गया कि न्यूजीलैंड ने रिजेक्ट कर दिया रिपोर्टर को और तालिबान से उनके द्वारा हेल्प मांगी गई। तो ये काफी एक सोचने वाली बात है कि खासकर उसके लिए जिसके लिए हम लोग तालिबान को बार बार चिल्लाते हैं उस तालिबान से हेल्प मांगनी पड़ेगी कि वो वुमेन से रिलेटेड बड़ा ही खतरनाक है, ठीक है। यहाँ पर उनके जो लड़ाके हैं वो महिलाओं के साथ में जाकर रेप कर रहे हैं उनके घरों में जाकर कि डेली एक महिला को भेज देना, ऐसी हरकतें देखने को मिल रही हैं। तो वहां पर बेसिकली महिलाओं को घरों में भेज दिया गया है कंप्लीटली, उनको एजुकेशन नहीं दी जा रही है, ऑफिस में आप लोग कहीं पर महिला देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे तमाम मुद्दे के चलते चलते आप लोगों के सामने ये इशू निकल कर आते हैं। तो काफी सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। अभी एक यहाँ पर ये जो बात है एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ पर आप लोग खुद भी इसके बारे में सोचेगा। बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोग वुमेन को कैसे देखते हो, ठीक है, खासकर लड़कियों को कैसे देखते हो। अगर कहीं कोई लड़की खड़ी है बस स्टॉप पे या फिर कहीं कोई रेलवे स्टेशन पर खड़ी है, कहीं किसी का वेट कर रही है, तो उसको अपने आप को ऐसे दिखाना पड़ता है कि जैसे वो किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए आए हैं। आप लोगों ने गांव में भी देखा होगा, शहरों में भी देखा होगा, बच्चा खासकर लड़का जो एक तरीके से बॉय यानी कि लड़का जो है वो घर से बाहर निकलता है तो घर वाले नॉर्मली पूछेंगे कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, बोल रहा है ठीक है अभी आ रहा हूं थोड़ी देर में, कहीं भाग थोड़ी रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा बोल के वो साइड में हट जाएगा और उसके बाद में निकल जाएगा और पता नहीं कितने घंटे घूमेगा, वेल्लो की तरह सड़कों पे खड़ा रहेगा, इधर उधर उल्टी सीधी चीजें करता रहेगा, कोई नहीं पूछने वाला उससे कि क्या कर रहा है, ठीक है, कि कहीं पर नुक्कड़ पर खड़ा हुआ है, मतलब बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, किसी को कंकड़ पत्थर मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके मन में जो आ रहा है, मतलब जो भी एक मंकी माइंड कर सकता है, मैंने कहा एक बंदर दिमाग बोलते हैं कि कुछ भी मन में आ रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, कुछ भी गाइडेड नहीं हो रहा है, वो ऐसे ही काम करते हुए आप लोगों को देखने को मिलेगा और कोई उससे कुछ पूछने वाला नहीं कि भाई साहब तो ऐसा कर क्यों रहा है, वो कर रहा है उसका मन कर रहा है। पर लेकिन अगर कोई लड़की अगर कहीं पर जाकर खड़ी हो जाए, ठीक है, तो 70 लोग उसको टकुर टकुर कर देखने लगेंगे यहाँ खड़ी क्यों है, ठीक है। उसको बेचारी को खड़ी होकर अपने फोन में लगना पड़ता है, उसको दिखाना पड़ता है किसी का वेट कर रही है, उसको ऐसा दिखाना पड़ता है, प्रिटेंड करना पड़ता है, भले ही उसका मन ना कर रहा हो, बाहर ऐसे आगे खड़ी होगी खुली हवा में सांस लेने का मन कर रहा हो, पर लेकिन फिर भी वो ऐसे खड़ी हो गई तो उसको वहां पर
उसमें असहज फील करा देंगे आने वाले लोग, इतनी देर तक उसको ताकते रहेंगे। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसको एंगेज रहना पड़ता है कॉल में, अच्छा किसी से बात करिए, किसी का वेट करिए, अच्छा इसलिए यहां पर खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसको पर्टिकुलर बस स्टॉप पर कहीं भी खड़ी है तो दिखाना पड़ता है यहां पर कि लोग जजमेंटल ना हो जाए इसको लेकर कि ये करके आ रही है, यहां पर खड़ी इतनी देर तक, ये यहां पर क्यों खड़ी है, ऐसा क्यों है। कोई लड़का खड़ा रहेगा, कोई नहीं पूछेगा, खड़ा है वेल्लापंती कर रहा है, चलो खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आएगा। तो यानी कि बिना पर्पज के लड़की का घर से बाहर निकलना तक भी सोसाइटी को एक तरीके से गवारा नहीं है। इसको कहते हैं पुरुष प्रधान देश, पैट्रियार्कल सोसाइटी। और यूपीएससी के द्वारा ऐसे पूछा गया, इसके ऊपर यूपीएससी के द्वारा आंसर राइटिंग क्वेश्चन पूछे गए। सोसाइटी में टॉपिक है वुमेन इंपावरमेंट और वुमेन के इश्यू से रिलेटेड, और दुनिया भर की कोटेशन मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों से वुमेन के बारे में ही डिस्कस किए पिछले 8-10 दिनों में, अगर आप लोग देखोगे। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप लोग अगर उदाहरण को यूज करोगे ना आंसर राइटिंग के अंदर भी, तो लगेगा एग्जामिनर को कि हाँ रियलिटी में कि जानता है सोसाइटी में एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या चल रही है इंसान, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ऐसे मुद्दों को आप लोग मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। ये तो ये पर्सनली मुझे लगा कि आप लोगों से इसके बारे में बात करनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, खासकर लड़कियां असहज फील करती है कि नहीं करती, आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जिसको लगता है कि ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो studyloverveer@gmail.com पर आप लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो वहां पर पर्सनली आप लोग भी यहाँ पर मतलब पर्सनली भी आप लोग सेंड कर सकते हैं, पब्लिकली आप लोग को नहीं लिखना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि इन मुद्दों के ऊपर हम लोग को बातें करनी चाहिए, ये इग्नोर करने लायक मुद्दे नहीं है। तो ये बात मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। आप लोग के माइंड में बहुत ज्यादा क्लैरिटी इसको लेकर आने वाली है। यहाँ पर जो मुद्दा है, अगर हमारी कंट्री में किसी को कोई अवार्ड मिलता है तो क्या वो अवार्ड को रिटर्न कर सकता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ये है मुद्दा। आप लोग क्या बोलोगे, यस या फिर नो, इसके बारे में क्या कानून है, तो इसी के बारे में पूरी बात करने वाला हूं। तो जीएस पेपर 1 के अंदर आप लोग बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स के अंदर यहाँ पर ये आर्टिकल निकल कर आएगा। यहाँ पर बात की जा रही है बुद्धादेव भट्टाचार्य जी के बारे में। यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, वेस्ट बंगाल से निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल के, इनको अभी क्या किया गया, एक अवार्ड दिया गया हमारी कंट्री में, पद्म अवार्ड। तो पद्म अवार्ड इनके द्वारा नकार दिया गया ये बोलकर कि यहाँ पर मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है कि ऐसा कोई अवार्ड मुझे दिया जा रहा है, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो यहाँ पर इनके द्वारा इसको लेने से मना कर दिया। तो पूरा प्रोसीजर आप लोगों को पता चलना चाहिए। सबसे पहले तो कौन फाइनलाइज करता है पद्म अवार्ड की लिस्ट और किस उपलक्ष्य में यहाँ पर ये फाइनलाइज की जाती है, पहले तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के सामने। सबसे पहले तो डेट भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। पद्म अवार्ड जो है यहाँ पर ये अनाउंस किए जाते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी को यहाँ पर पद्म अवार्ड यहाँ पर ये अनाउंस किए गए। तो वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो थे, जिनका नाम था यहाँ पर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, उनके द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया अवार्ड लेने से। उनके द्वारा बोला गया कि मुझे ये अवार्ड नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर जो ये अवार्ड है ये एक बार अनाउंस कर दिया, और काफी एक प्रतिष्ठित अवार्ड आप लोगों को देश का देखने को मिलेगा। किसी अगर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को ये अवार्ड दिया जाता है तो क्या वो इस अवार्ड को यहाँ पर लेने से मना कर सकता है, तो ये मुद्दा देखने को मिलेगा। नॉर्मली कई बार टाइम पे पूछ जाता है ये अवार्ड किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं। काफी बड़ी बात है, देश के राष्ट्रपति यहाँ पर ये अवार्ड दे रहे हैं और कोई ये बोलते हैं मुझे तुमसे अवार्ड चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से अवार्ड की भी इंसल्ट है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं उस पद की भी इंसल्ट है जो यहाँ पर ये अवार्ड देने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको अनाउंस एक बार कर दिया गया, इंसान का नाम आ गया, तो पहले ही इसके पीछे इतनी छानबीन क्यों नहीं की गई जब इंसान को ये अवार्ड लेना ही नहीं था, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो मार्च और अप्रैल में एवरी ईयर आप लोगों को यहाँ पर चीज देखने को मिलेगी। जो फंक्शन है यहाँ पर 2020, यहाँ पर 2021 अगर बात करें तो यहाँ पर इसका एक साथ एक फंक्शन यहाँ पर देखने को मिला आप लोगों का, जिसके चलते चीजें निकल कर आई, और यहाँ पर इसी के चलते दोनों ने मिलकर एक साथ में काम किया, और कोविड-19 पैंडेमिक के चलते आप लोगों को सिचुएशन जो है वो यहाँ पर बेसिकली सुधरती हुई यहाँ पर जो बेसिकली नजर आई, उसके बाद में यहाँ पर ये अवार्ड एक साथ में दिए गए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये अप्रूव किया था, यहाँ पर अब की बार भी अप्रूव किया गया 128 पद्म अवार्ड, और सबकी लिस्ट मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है। खासकर अगर आप लोगों के राज्य से किसी को मिला है, एक तो उसका नाम देखेगा, कोई कंट्रोवर्सी में आ गया उसका नाम देखेगा, ये आप लोग से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। 128 का 28 नाम आप लोगों को नहीं रटने। पद्म विभूषण के नाम एक बार को आप लोग देख लेना सबके, ठीक है। बाकी के इंपॉर्टेंट जो भी है पद्म भूषण या फिर पद्म श्री में तो आप लोगों को वही देखने हैं जो कंट्रोवर्सी में किसी रीजन की वजह से यहाँ पर न्यूज में आ गए, ठीक है। तो उनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। ये जो अवार्ड है यहाँ पर, ये अवार्ड के बारे में बात करेंगे, व्हाट आर द अवार्ड्स। तो ये इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को जानने को मिलेगी जो कई बार आप लोगों से पूछी भी जा सकती है एग्जाम में। पहले इनको पद्म विभूषण के नाम से जानते थे और इनको कैटेगराइज किया गया था यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि पहला पद्म विभूषण, दूसरा पद्म विभूषण और तीसरा पद्म विभूषण। फिर लगा यार ये नाम थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। तो फिर यहाँ पर जब 1994 में 1954 में यहाँ पर ये अवार्ड लाए गए, उसके अगले ही साल क्या किया गया, इनका नाम चेंज कर दिया गया। बोला गया यहाँ पर पद्म विभूषण, इसी के साथ में पद्म भूषण और पद्म श्री के नाम से इसका नाम यहाँ पर चेंज कर दिया गया। यानी कि नाम जो है पहले कुछ और था, फिर इसका नाम आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिला, जो कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पर चेंज किया गया है। पद्म विभूषण जो होता है वो एक्सेप्शनल सर्विस के लिए, डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है, यानी किसने बहुत ही ज्यादा डिफरेंट सर्विस कर दी यहाँ पर, किस फील्ड में,
फील्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर्ट, सोशल, पब्लिक फेयर, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, यानी कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अगर आप लोग बात करें, ये स्पोर्ट या फिर सिविल सर्विस भी अगर आप लोग दे रहे हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके के अवार्ड मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं सोसाइटी में अगर कोई आप लोग काम कर रहे हैं। पद्म भूषण जो होता है दूसरे नंबर का ये होता है, और तीसरे नंबर का पद्मश्री होता है। ये भी यहाँ पर अगर कोई डिस्टिंग्विश सर्विस, यहाँ तो एक्सेप्शनल है, यहाँ पर कोई डिस्टिंग्विश और इसी के साथ में हायर ऑर्डर की, और यहाँ पर डिस्टिंग्विश सर्विस, तो इनके लिए यहाँ पर ये अवार्ड हमारे देश में दिए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर इनका नाम जो है अनाउंस किया गया, तो कैसे होता है ये अवार्ड आप लोग समझिए। अनाउंस जो यहाँ पर किया जाता है, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो एक कमेटी बनाते हैं, ठीक है, जिसको पद्म अवार्ड कमेटी बोलते हैं नॉर्मली। ये क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन इसको हेड करते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है देश के हमारे बेसिकली वो यहाँ पर इसको हेड करते हैं, ठीक है, जो कि होम मिनिस्ट्री से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे सेक्रेटरी, और इसी के साथ में यहाँ पर प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो सेक्रेटरी हैं कई सारे और 6 एमिनेंट पर्सन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मतलब 4 to 6, ठीक है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा ये कि इनके बारे में किसी को पता नहीं होता है, इनकी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं की जाती। इवन अवार्ड भी यहाँ पर बाद में रिवील किया जाता है पब्लिक में, किस चीज को मिला है, सारी चीजें कंफर्म करने के बाद में। होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए अवार्ड किसी को देना है, इनको अवार्ड दिया गया, तो क्या किया गया, इनके घर पे कॉल किया गया, इनके घर पे जैसे ही कॉल किया गया, इनकी वाइफ ने कॉल उठाया और हाँ हूं करके, मतलब जो भी बात हुई होगी वहां पर कि हाँ ठीक है अवार्ड दिया जा रहा है, उसके बाद में उन्होंने कॉल रख दिया, ठीक है। ये बता रहे हैं कि मुझे किसी ने बताया नहीं, अब पता नहीं घर में जो भी चीजें हैं इन तक वो बातें नहीं पहुंची, तो उसके चलते यहाँ पर मुद्दा ये निकल कर आ रहा है कि कैसे चीजें चलती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो लिस्ट को पहले यहाँ पर कमेटी बनाते हैं, फिर फाइनलाइज करते हैं, और फिर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर ही हमारे देश में सारे काम किए जाते हैं, और फिर फाइनल गजट में ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो पूरी प्रक्रिया मैंने आप लोगों को बता दी कि यहाँ पर कैसे कैसे होता है। तो बोला यहीं पर यही गया कि कैन ए रेसिपिएंट डिक्लाइन दिस अवार्ड, यानी कि अवार्ड जो है इसको डिक्लाइन कर सकता है कि मुझे ये अवार्ड नहीं लेना है। इसके बारे में आप लोग क्या मानना है, तो इसके बारे में अगर आप लोगों से कोई बात करेगा तो आप लोग समझ सकते हैं। होम सेक्रेटरी जो है अगर बात करें, होम सेक्रेटरी यहां पर एक तरीके से कॉल अप करते हैं ईच अवार्ड, यहां पर बेसिकली जिसको अवार्ड मिलता है उसको होम सेक्रेटरी यहां पर कॉल करते हैं। तो उसके बेस पर पूछा जाता है कि हाँ आप लोग ये अवार्ड लेने आ रहे हैं और आपको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अगर वो इंसान मना कर दे तो उसका नाम जो है वो लिस्ट में से हटा दिया जाता है। अब की बार भी 2 अवार्डी ने अपना नाम जो है लिस्ट से निकलवा दिया था। जो 128 जो नाम मैंने आप लोगों को बताया ना, 128 की लिस्ट अभी तैयार की गई थी, इसमें से 2 ने अपना नाम यहाँ पर अभी हटवा दिया था, ठीक है, क्या है कि उनको ये अवार्ड नहीं लेना, इसलिए उनका नाम ही अनाउंस नहीं यहाँ पर किया गया। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही भट्टाचार्य जी के घर पे कॉल किया, उनकी वाइफ ने फोन उठाया, वो बीमार है ये बोला गया, और यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पर ये बातें इन तक नहीं पहुंचाई, जो भी मुद्दा था मतलब इन तक ये बातें नहीं पहुंची। तो इन्होंने अवार्ड को अनाउंस होने के बाद में अवार्ड को शाम को इन्होंने लेने से मना कर दिया, ठीक है। इनको द्वारा बोला गया I know nothing about this award, no one has told me anything about it। तो इसलिए यहां पर इनके द्वारा बोला गया कि if they have decided to offer the पद्म भूषण to me, I refuse to accept it। तो ये इनकी साइड से यहां पर ये पूरा सेंटेंस निकल कर आया कि यानी कि मुझे किसी ने बताया नहीं है, मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया है, और अगर मुझे दिया गया है तो मैं इसको रिफ्यूज करता हूं लेने से। तो इसके चलते यहां पर मुद्दा ये बन गया कि क्या यहां पर ये अवार्ड की इंसल्ट नहीं है। अगर यहां पर जिन्होंने ये प्रक्रिया फॉलो की है, यहां पर कॉल किया, तो उनको प्रॉपर वे में कंफर्म करना था। पर्टिकुलर उस पर्सन से बात करें, पहले हमारे वाइफ से बात की उन्होंने, ठीक है, उनका दायित्व बनता था कि हस्बैंड से बात की जाए, यहां पर उन्होंने जिनको मिल रहा है अवार्ड उससे बात की जाए, उससे पर्सनली कंफर्म किया जाए कि तुम ये अवार्ड लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। अगर ये अवार्ड नहीं लेना चाहते हो तो आप लोग अभी इसको मना कर दो, क्योंकि फिर ये अनाउंस किया जाएगा तो देश की गरिमा को हनन पहुंचेगा। यहाँ पर आप लोग क्या रहे इसके बारे में, यस या फिर नो। पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर आप लोग इनको सोचेगा अलग तरीके से थोड़ा सा, ठीक है। अगर बात करें यहां पर बोला गया इज देयर ए प्रेसिडेंट, ऐसा पहले भी क्या हुआ है, जी हां बिल्कुल हुआ है। 1992 में अगर आप लोग बात करेंगे, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी जो यहाँ पर जो सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो इंडिया है यहाँ पर अगर बात करें, ठीक है, तो मार्क्सिस्ट वाले जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थे, ठीक है, जिनका नाम आप लोग देखना है ENMs नाम बोल रहे, जो इनके द्वारा यहाँ पर ऑलरेडी ये ऐसा किया गया, अवार्ड को डिक्लाइन किया गया, और बोला ये गया कि हम लोग लोगों के लिए काम करते हैं, नॉट फॉर अवार्ड। तो इनके द्वारा ये बोलकर इसको डिक्लाइन कर दिया गया। ऐसा रीति रिवाज पहले से भी चला हुआ आ रहा है, जैसे सीपीआईएम आप लोगों ने देखा होगा, इसके फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट वाले पर्सन ने इसको डिक्लाइन कर दिया था, ठीक है। तो यहां पर अब बात ये की जा रही है कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है। अगर आप लोग बात करें, एक तो यहाँ पर सनद यानी कि एक सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे आप लोग सनद बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो एक तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा साइन रहता है, इसी के साथ में मेडल रहता है, एक रिप्लिका रहती है, यहाँ पर एक गले में डालने के लिए मेडल भी वहां पर दिया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा अवार्ड है, आप लोग इसको ये नहीं बोल सकते कि एक तरीके से पद्म श्री ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी या फिर पद्म विभूषण ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, तो आप लोग इसको यूज नहीं कर सकते सफिक्स या फिर प्रीफिक्स की तरीके से। ये कहां पर बोला गया आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 18 जो है वो इसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 18 क्या करता है कि कोई भी इंसान जो है उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, किसी भी इंसान को इस तरीके से नहीं देखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं निकाल सकता है। तो आर्टिकल 18 के बारे में आप लोग याद रखिएगा। संविधान के अंदर कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर्टिकल जो है सारे इनके ऊपर, मैंने अलग से आर्टिकल 18 के ऊपर आप लोगों ने अगर देखा होगा,
जो पॉलिटी के अंदर अलग से पूरा लेक्चर बना रखा है मैंने, ठीक है। तो वहां पर बोला गया कि आप लोग इनको ऐसे यूज नहीं कर सकते हो टाइटल के तौर पर, क्योंकि सोसाइटी में डिफरेंस देखने को मिलेगा आप लोगों के अंदर। अच्छा ये भाई साहब ये है, ये है। पहले टाइम पर अंग्रेज दिया करते थे टाइगर राय बहादुर, ठीक है, तो वाली उपाधि दे दिया करते थे कई सारे लोगों को। तो उससे डिस्टेंस बनाकर रखने की बात यहाँ पर की जा रही है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ये बेसिक मुद्दा था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये है यूएस, रसिया और यूक्रेन के बारे में। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आप लोगों से बात करूंगा, इंटरेस्टिंग, आप लोग इसको समझिएगा अच्छे से, ताकि चीजें आप लोग ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और इसको आप लोग कनेक्ट भी कर पाएंगे। बेसिकली मुद्दा क्या चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में, तो पहले आप लोग यहाँ पर ये समझिए। और बोला यह जा रहा है कि क्या यहाँ पर रसिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको टाला जा सकता है, ठीक है। तो अवर्टेड के बारे में बात की जा रही है, क्या इसको यहाँ पर टाल सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ये इशू बन जाएगा जीएस पेपर 2 के अंदर में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पर वो आप लोग याद रखेंगे कि इंडिया का इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर, वो आप लोगों को देखना है। अगर इंडिया का इंटरेस्ट नहीं है वहां पर कुछ, तो फिर आप लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के इंटरेस्ट के ऊपर पूरा खेल यहाँ पर खेला जाता है। तो पूरा खेल आप लोगों को इंडिया के इंटरेस्ट से रिलेटेड ही यहाँ पर याद भी रखना है। ये आर्टिकल मैं आप लोगों से ऐसे डिस्कस करूंगा जैसे क्वेश्चन नहीं चलता है। पहले क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहे हैं यहाँ पर, अच्छा ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे कि क्या पुतिन साहब जो है वो किस तरीके से यहाँ पर चीजों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर आप लोगों को आगे एक और क्वेश्चन इसी तरीके से देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है कि यूएसए का इसके ऊपर क्या रेस्पॉन्स है। फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पुतिन का क्या ओपिनियन है यहाँ पर इन सारे मुद्दों को लेकर। फिर यहाँ पर अगर बात करेंगे इंडिया की क्या पोजीशन है इसके बारे में लेकर, और इसके साथ में क्या वॉर यहाँ पर हो सकती है, फिर उसको टाला जा सकता है। तो पूरा आर्टिकल इस तरीके से चलने वाला है, ठीक है। तो समझेंगे एक एक बातें, माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो ज्यादा अच्छे से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में कि व्हाई डज प्रेसिडेंट पुतिन कंसीडर नेटो एडमिटिंग मोर मेंबर एज ए थ्रेट, यानी कि पुतिन जो है उनको ऐसा क्यों लगता है कि अगर नेटो के और ज्यादा मेंबर बढ़ेंगे तो उनके लिए थ्रेट क्रिएट हो जाएगी। तो इसको समझने के लिए आप लोगों में थोड़ा सा हिस्ट्री में लेना चाहूंगा। यहाँ पर 1991 में आप लोगों ने सुना होगा कि यूएसएसआर का विघटन हुआ, और यूएसएसआर का विघटन होने के बाद में 15 नए मेंबर बन गए। ये 15 मेंबर के नाम यहाँ पर ये अर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लिथुविया, लिथुआनिया, मोल्डोव, इसी के साथ में रसिया, नेक्स्ट यहाँ पर तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। तो ये कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी जो मैक्सिमम आप लोगों को रसिया के साथ में बॉर्डर टच करती नजर आती है। आखिर टच भी करेंगे क्योंकि इसी का तो पार्ट थी, तो टच नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे, ठीक है। तो ये है यहाँ पर। अब ये जैसे जैसे ये अलग हुई तो फिर आगे चलकर क्या हुआ, ये नेटो के सदस्य बनना स्टार्ट हो गए। नेटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे जैसे नेटो का मेंबर बनना स्टार्ट हो गया यहाँ पर, तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रसिया के खिलाफ काम करती है, कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। रसिया को टैकल करने के लिए यहाँ पर इसके काफी लंबे समय से इसके द्वारा काम किया गया। तो ये इसके मेंबर अगर यहाँ पर बन रहे हैं तो कल को आप लोग समझिए यहाँ पर इस्टोनिया हो गया, लिथुविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, ये 2004 में मेंबर बन गए, ठीक है। पोलैंड 1999 में मेंबर बना यहाँ पर, ठीक है। ये स्लोवाकिया हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया। इसी के चलते बोला जा रहा है अभी यूक्रेन को भी इसका मेंबर बना लिया जाएगा। तो देखिए अब तक तो रसिया जो है वो शांत बैठा हुआ था, सारी चीज चल रही है, चलिए कई सारे लोग जो है मेंबर बन गए जो कि पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। अब यहाँ पर रसिया को ये लग रहा है कि अगर कल को चलकर यूक्रेन भी इसका मेंबर बन जाता है तो रसिया के बेसिकली उन्हें कहते हैं कि छाती पर आकर बैठ गए यहाँ पर नेटो, और इसके चलते यहाँ पर जब सर पे आकर बैठ गए तो फिर रसिया को सिक्योरिटी थ्रेट यहाँ पर होने लगे। उन्होंने बोला यार तुम तो बिल्कुल ही बगल में आकर बैठ गए यहाँ पर। तो कल को चलकर यहाँ पर जैसे आप लोग को पता है कि रसिया के द्वारा क्रीमिया को हथियाया गया, यहाँ पर 2014 में रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम एक तरीका आप लोग इलेक्शन टाइप में कुछ बोल सकते हैं इस तरीके से कि जनता से पूछ लिया डायरेक्ट वोटिंग मांग के कि बताओ क्या चाहते हो आप लोग, यूक्रेन के साथ में रहना चाहते हो या फिर रसिया के साथ में। तो मैक्सिमम लोग कौन थे यहाँ पर, बेसिकली रसिया मूल के लोग थे, क्योंकि अब तक रसिया का ही पार्ट था ना ये। तो उन्होंने वोट डाल दिया रसिया के फेवर में। और सबसे सीधी सीधी बात यहाँ पर ये, हर एक इंसान जो है वो ताकतवर इंसान के साथ में रहना चाहता है, ठीक है। अगर उसको लग रहा है मौका कि कमजोर इंसान को छोड़ना है तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, तो रिलेशनशिप में भी आप लोग देख लो। अगर आज की डेट में कोई पर्टिकुलर जैसे लड़का है, ठीक है, उसको कोई ऐसी लड़की मिल रही है जो आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, और एक साइड में एक ऐसी लड़की मिल रही है जो कि एक नॉर्मल लड़की है, ठीक है, घर गृहस्थी के काम देख रही है, तो वो आईएएस ऑफिसर से लड़की शादी करेगा तुरंत भागकर, ठीक है यार ये लड़की मिल जाए, ठीक है। सेम कंडीशन आप लोगों को लड़की की देखने को मिलेगी। एक साइड में उसको एक ऐसा इंसान मिल रहा है कि वो इंसान जो है आज के डेट में नॉर्मल कुछ कर नहीं रहा जाता है, ठीक है, और एक इंसान ऐसा है कि अच्छा खासा अपनी लाइफ को सेट कर चुका है। तो वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी कि हाँ इस लड़के को बेसिकली जिंदगी में सही पार्टनर बनाने लायक है यहाँ पर, ये तो अभी बेलापंथी में घूम रहा है। तो इसलिए आप लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर कि ताकतवर इंसान के साथ में चाहे लड़का हो चाहे लड़की है वो रहना पसंद करता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर आज के डेट में आप लोग बात करें, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि एक तरीके से नेचर को देखकर बातें करते हैं कि हाँ ये इंसान सही है, अभी कुछ नहीं हुआ आगे कर लेगा कुछ ना कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत रेयर आप लोग को ऐसे इंसान देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो एक अलग फंडा रहता है, पर लेकिन रियलिटी में ये है कि मैक्सिमम लोग आप लोग को ताकतवर इंसान की साइड में खड़े हुए नजर आएंगे। तो ऐसे यहाँ पर ये रसिया के साथ में जाकर खड़ा हो गया। और यूक्रेन को भी बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं कि अमेरिका ने यहाँ पर उंगली लगाई, ठीक है,
कि आजा नेटो में मिल जा, ठीक है। तो यहां पर पहले से बोला गया था, जबकि नेटो में किसी को आगे आकर नहीं मिलाया जाएगा, पर लेकिन अमेरिका ने, वेस्टर्न वर्ल्ड ने उंगली लगाने स्टार्ट कर दी। तो एक्चुअल में तो यहां पर हरकतें की हुई वेस्टर्न वर्ल्ड की है यहां पर, वरना सारी चीजें शांति में चल रही थी। तो उसके अगर ऐसी हरकतें नहीं करते तो यहां तक ये अंजाम नहीं पहुंचता। तो इसके चलते रशिया ने क्या किया, बेसिकली इसको हथिया लिया। क्रीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए। रीजन क्या है, क्योंकि ब्लैक सी जो है ये एक ऐसा सी है जो कि रशिया के लिए खासकर एक ऐसा पोर्ट प्रोवाइड कराता है जो कि यहां पर सर्दियों में भी जमता नहीं है। वरना नॉर्मली रशिया के मैक्सिमम पोर्ट जो है, बंदरगाह जो है, वो आप लोगों को जमे हुए मिलेंगे यहां पर, जहां पे जहाज जाना मुश्किल हो जाता है। पर लेकिन अगर ये यहां पर चलता है तो रशिया जो है पूरे वर्ल्ड के साथ में अपने आप को कनेक्ट कर पाता है। चाहे मेडिटेरेनियन सी से होते हुए इंडिया की साइड में जाना है, चाहे इसको यहां पर दूसरी साइड में निकलना है, तो रशिया के पास में ऑप्शन बच जाते हैं। यानी कि रशिया का अगर यहां पर रास्ता खुल जाता है तो मेडिटेरेनियन सी से होते हुए अटलांटिक ओशन में एंट्री कर ली, इधर से होते हुए यहां पर इंडियन ओशन के अंदर आ गया, तो यहां पर हर तरीके से रशिया जो है दुनिया के साथ में अपना व्यापार करने में सक्सेस हो पाता है। पर लेकिन अगर यहां पर कल को चलकर नेटो आकर बैठ गया, तो नेटो का मतलब यह कि किसी ने भी नेटो के एक मेंबर को हाथ लगाया तो फिर नेटो का जो लोग हैं वो क्या करेंगे, सारे एक साथ में इकट्ठे आएंगे, मधुमक्खी की तरह उसके ऊपर कूद पड़ेंगे और फिर यहां पर जो कि उसको बेसिकली ले डूबेंगे। तो लगभग 30 के करीब जो मेंबर है नेटो के सारे उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। लेटेस्ट अभी नेटो में कौन मेंबर ऐड हुआ है ये आप लोग को बताना है। तो इसी के चलते व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं उनके द्वारा कई सारी बातें यहां पर बोली गई। उनके द्वारा यहां पर ये बोला गया कि यहां पर आज की डेट में डीएक्सेलेरेशन किया जा सकता है, पर लेकिन कंडीशन थोड़ा देखनी पड़ेगी। रशिया ने अभी यहां पर लगभग 1 लाख के कैसे करीब इनके जो फोर्स हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास ले जाकर रख दिए, ठीक है। रशिया कहता है कि जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उनको थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखना पड़ेगा क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट को यहां पर बेसिकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके चलते उसके द्वारा ये हरकतें देखिए, जबकि रिटर्न में यहां पर दिया तो उसके चलते भी यहां पर सोल्यूशन नहीं निकल के आ रहा है ऐसी चीजें निकल कर आ रही है, ठीक है। तो क्राइसिस जो यहां पर बढ़ रहा है ये काफी ज्यादा खतरनाक है और यूएसए, नेटो, यूरोपियन यूनियन सारे के सारे यहां पर कनेक्टेड है यहां पर, तो उसके चलते एक बैलेंस बनाने की बात यहां पर की जा रही है। तो अभी जो मुद्दा है यहां पर ये आप लोग देखते हैं, दुनिया भर की फोर्सेस आप लोगों को यहां पर यूक्रेन के आसपास में देखने को मिल जाएगी हर तरीके से। यहां पर भी देखने को मिल जाएगी जो कि क्रीमिया वाला रीजन हो गया, उधर बेलारूस जो है वो यहां पर इसका पार्टनर है ही है, बेसिकली किसका, रशिया का। आप लोगों को पता है यहां पर बेलारूस के अंदर आज की डेट में रशिया का लंगोटिया आ रहा है, ठीक है। तो ये यहां पर चारों तरफ से यूक्रेन को घेर चुके हैं अगर देखा जाए तो। यहां पर उन्हें पुलिस वाले आगे बोलते हैं कि चारों तरफ से घेर लिया, अपने हथियार डाल दो, तो किसी भी टाइम यहां पर ये यूक्रेन को ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर चीजें नहीं सुधरी तो फिर दिक्कतें यहां पर देखने को मिल सकती है। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसको अगर कुछ भी उसने हरकत देगी तो ये एक नया विश्व युद्ध का तीसरा दौर यहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर ऐसे उन्होंने बोला कि इसको हम लोग अपना नेटो का मेंबर बनाएंगे, तो दिक्कतें निकलकर यहां पर आने वाली है। पुतिन साहब ने बोला कि नेटो को कि रोल बैक करो, जो 1990s में आप लोगों ने एग्रीमेंट किया था कि इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो भाई साहब वहीं पर जाओ, आप लोग क्यों आगे बढ़कर आ रहे हो? आप लोगों ने तो बोला था आप लोग यहां से आगे नहीं बढ़ोगे, और आप लोगों ने तो ये भी बोला था कि आप लोग किसी को नेटो का नया मेंबर नहीं बनाओगे, पर आप लोगों ने सारी हदें पार कर दी, तो ये सही नहीं है। इंटरमीडिएटरी जो रेंज मिसाइल है वो भी यहां पर बैन की गई, वो भी डिप्लॉय की जा रही है कई जगह। तो जो मॉस्को है यानी कि जो रशिया है वो नेटो से बोल रहा है कि आप लोग यहां पर एक तरीके से इन चीजों को सुधारना चाहते हैं, तो आप लोगों को बेसिकली देखना पड़ेगा जो कोऑपरेशन आप लोगों ने किया था, ठीक है, तो उस कोऑपरेशन को लेकर चलिए, तभी चीजें चलेंगी यहां पर आगे, वरना नहीं चलने वाली है। तो इनके द्वारा पूछा गया कि कर्ब करो जो मिलिट्री आप लोगों की चल रही है, यूक्रेन को जो आप लोगों ने मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करा रखी है उसको साइड में करो, क्योंकि किसी इंसान को उकसाना सही नहीं है और फालतू में फिर और रोल यहां पर निकलता हुआ नजर आएगा। यानी कि मिस्टर पुतिन साहब जो है वो चाहते हैं कि नेटो जो है फ्यूचर में अपना जो एक्सपेंड चल रहा है उनका किसी को भी अपना मेंबर बना लेते हैं, खासकर रशिया के जो लोग हैं, खासकर रशिया की जो फॉर्मर कंट्री है यूएसआर की, उनको अपना मेंबर बनाना बंद करे, और यूक्रेन तो बिल्कुल नहीं। तो ये बातें यहां पर बेसिकली पुतिन साहब चाहते हैं। पुतिन साहब का भी अपनी जगह सही है कि भाई साहब जब तुमको बोल दिया ऐसा नहीं करना है फिर क्यों कर रहे हो, तुमने बोला भी था कि नेटो को बढ़ाएंगे नहीं, पर लेकिन आप लोग मानने को तैयारी नहीं, तो बदतमीजी के पराकाष्ठा पार कर रहे हो यार तुम लोग। तो वो बातें यहां पर इनके द्वारा बोलेगी। अब यूएसए का रेस्पॉन्स क्या है यहां पर? यूएसए एक ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे बड़ी हरामी कंट्री आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, कहने के लिए बोल सकते हो आज के डेट में जो भी है कि हाँ एक डेवलप कंट्री बन गया, पर इससे ज्यादा हरामी, इससे ज्यादा सेल्फिश कंट्री आप लोग कोई नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी कंट्री को बर्बाद कर देगा अपने मुद्दे को साधने के लिए। इनको कैपिटलिस्ट बोलते हैं। कैपिटलिस्ट मतलब व्यापारवादी, एक तरीके से वो लोग जो कि अपने प्रॉफिट के लिए सामने वाले की जान भी ले लेते हैं। और अफगानिस्तान के अंदर दुनिया मर रही है, कोई मतलब नहीं है इनको। म्यांमार के अंदर दुनिया मर रही है, कोई मतलब नहीं है। जहां पर इनका मतलब होता है वहां पर जाकर घुसते हैं हमेशा, ठीक है। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, अभी हमारे साथ में चलो समझ में आता है थोड़ा बहुत, पर लेकिन एक टाइम ऐसा था पाकिस्तान के साथ में खड़े हुए थे, ठीक है, हमारे ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थे, समझ रहे हो उस टाइम पर। तो ये कंडीशन आप लोग यूएसए की बोल सकते हो। सबसे हरामी देश आज के डेट में कोई है जो कि सबसे सेल्फिश कंट्री जिसको मैं बोलता हूं, वो आप लोग बोल सकते हैं आज के डेट में यूएसए देखने को मिलेगा। हालांकि चाइना भी उसी कैटेगरी में, चाइना तो खैर उसको भी ऊपर चला गया आज के डेट में, पर लेकिन यूएसए कहीं से भी आप लोग कम देखने को नहीं मिलेगा। वो तो गनीमत है, बहुत सारे हमारे मूल के लोग वहां पर उनको चला रहे हैं देश को, बहुत सारे लोग हैं जिसकी वजह से थोड़ा हो जाता है, वरना इंडिया को ये बेसिकली ढंग से ट्रीट न करे, जैसी इसकी हरकतें चलती रहती है कई बार, ठीक है। तो ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। अभी फिलहाल का मुद्दा यहाँ पर क्या है, यूएसए क्या चाह रहा है बेसिकली? यूएसए चाह रहा है कि डिप्लोमेसी के थ्रू और इकोनॉमी के थ्रू यहाँ पर बेसिकली जो यूएसए रशिया को है उसको थोड़ा डरा कर रखा जाए। तो यूएसए ने अभी बोला यहाँ पर
नेटो के जो ओपन डोर है यहाँ पर उसको बोला कि एक तरीके से नेटो के ओपन डोर कर रखे हैं, जिसको आना है भाई साहब भंडारा आए और खाकर चला जाए। तो जब ऐसी हरकतें आप लोग करोगे तो क्या होगा, सामने वाले तो गुस्से में आएंगे ना। तो नेटो को भंडारा बना दिया आप लोग ने, जिसको भंडारा लगा हुआ है, जो आए खाकर चला जाए। और इसी के साथ में आप लोग यूक्रेन के अंदर जाकर बेसिकली क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं यहाँ पर उनकी फोर्सेज को, ठीक है। तो रसिया क्यों गुस्सा नहीं होगा, आप लोग खुद बताओ यहाँ पर। तो यूक्रेन के अंदर अगर बात करें हरकतें देखने को आप लोगों को मिल रही है, तो ये काफी ज्यादा गलत है। तो इसके चलते यहाँ पर रसिया ने फिर अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर रसिया भी अपने मुद्दे पर लग जाता है, उसने भी अपने हथियारबंद लोग भेजने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, आसपास वाले रीजन में जो भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कराना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि एक गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीजें बढ़ेंगी और ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो नेटो जो है उसको थोड़ा समझना चाहिए यहाँ पर। यूएसए जो है वो डायरेक्ट तो बोल रहा है कि मैं डायरेक्ट मिलिट्री नहीं उतारूंगा, समझदारी वाली बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में 20 साल तक चप्पलें खाकर आया ना, तो इसलिए अभी यहाँ पर यूक्रेन के अंदर तो जाने का कोई मतलब नहीं है, पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में मजे ले रहा है। क्यों? क्योंकि इसको पता है अगर ये लड़ेंगे, थोड़ा टेंशन होगी, तो अपना हथियार सप्लाई कर पाएगा, इसका बिजनेस बन जाएगा। ये हमेशा माहौल ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी रोटी सेक सकें। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोगों ने देखा ना, कई बार ऐसे लोग आते हैं आप लोगों के सामने निकल कर कि ऐसा कर लो है, कहीं जाओगे तो आप लोगों ने देखा, अभी आप लोग कई बार जाकर देखोगे, मान लीजिए आप लोगों को कोई गिफ्ट खरीदना है, ठीक है, आप लोग दुकान पर चले गए, तो आप लोग को कुछ पसंद आ गया और आप लोग बोले कि नहीं अभी नहीं, इसको बाद में देखता हूं मैं, ठीक है। अरे भाई साहब ये तो बिकने वाला था, कोई लेने आया था, उसको आप लोग को पता नहीं, इसको ले जाएगा अगर आप लोग इसको अभी नहीं लोगे, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी हमेशा। कोई लैपटॉप लेने जाते हैं आप लोग, अरे ये अभी निकलने वाला था, एक लेना आया था अभी, अब ऐसा दिखा देंगे इससे भाई साहब यही अभी निकलने वाला है, और आगे जाओगे 15 दिन बाद वहीं रखा हुआ मिलेगा वो। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो वही बात है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है इंसान के ऊपर। तो वॉशिंगटन जो है उसके द्वारा थ्रेटन किया गया इंपोज करने के लिए इकोनॉमिक सैंक्शन रसिया के ऊपर, और कई सारी और चीजें यहाँ पर देखने को मिली। अभी फिलहाल पुतिन साहब जो है उनके पास में कई ऑप्शन है, ठीक है। रसिया जो है वो कहता है कि वो यूक्रेन पर अटैक नहीं करेगा, पर लेकिन बिना अटैक किए भी यूक्रेन को वो काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। रसिया जो है ऑलरेडी क्रीमिया को हथिया चुका है, यहाँ पर ब्लैक सी पर अपना वर्चस्व यहाँ पर दिखा चुका है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, क्रीमिया को अपने कंट्रोल में ले चुका है, ब्लैक सी जो है उसके कंट्रोल में कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के साथ में जो पुतिन है वो आगे क्या कर सकते हैं, एक तो सीधा सीधा यूक्रेन में घुस जाए और यूक्रेन को जो है अपनी टेरिटरी बना के साइड में करो, जिसको बोल दे कि जिसको जो करना है कर लो, मैंने इसको बना लिया, जय हिंद, ठीक है, ऐसा बोल के साइड में हो जाए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, रसिया क्या करे, उसे कुछ कुछ रीजन यहाँ पर एनेक्स करना स्टार्ट कर दे, जैसे कि यहाँ पर दोनबास वाला रीजन हो गया, ठीक है, उसको अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दे, यानी कि आसपास वाले रीजन जो है यहाँ पर वो यूक्रेन के हड़पना स्टार्ट कर दे। तो एक ये भी मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। कई सारे रीजन यहाँ पर, जैसे कि आसपास वाले रीजन जहां पर भी उसको देखें तो उनको अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दे। दूसरा ये ऑप्शन देखने को मिलेगा रसिया के पास में। एक और यहाँ पर अनदर ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा इसको हड़पने के बाद में, जैसे कि सी ऑफ एजोव को अपने कंट्रोल में ले ले यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में रसिया क्या कर सकते हैं, ये फर्दर जो भी वहां पर प्रोटेस्ट करने देश के अंदर में उनको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करा सकता है, इसको और ज्यादा यूक्रेन को अंदर से डिवाइड कर सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पार्ट तो रसिया की था, रसिया को पता है कि क्या क्या लोग हैं काके वहां पर, रसिया उसकी गली गली चप्पे चप्पे से वाकिफ है। तो इसलिए यहाँ पर रसिया के साथ में पंगा लेना वेस्टर्न वर्ल्ड को जो है वो भारी पड़ सकता है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड को सोचकर काम करना चाहिए। एक यहाँ पर मिन्स्क करके यहाँ पर एक तरीके से एक प्रोसीजर था या फिर एग्रीमेंट आप लोग बोल सकते हैं, MINS के, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट था, ये एग्रीमेंट ये था कि जो यहाँ पर आज के में जो रसिया के बैक करने वाले जो यहाँ पर रिबेल हैं उनको थोड़ी ऑटोनॉमी देने की बात यहाँ पर की जा रही थी, जिनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। तो उसके ऊपर यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा एक रिजल्ट में निकाल कर लेकर आएगा, ठीक है। आगे मुद्दा यह है कि हमारे देश की क्या पोजीशन है, तो आप लोग जानते हैं हम तो भाई साहब लंगोटे यार हैं, ठीक है, तो हम कभी भी पीछे नहीं हटते इनसे। तो इस तरीके से रसिया भी हमारे साथ में खड़ा मिलता है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा। तो यहाँ पर अभी इंडिया के द्वारा अपना साइलेंस ब्रेक किया गया इसके ऊपर, और हम लोगों ने अपनी एक नॉर्मल सी फॉर्मल सी स्टेटमेंट दे दी, ए पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ द सिचुएशन थ्रू सस्टेन, एक तरीके से जो सस्टेन डिप्लोमेटिक एफर्ट होते हैं उससे लगाओ, और लॉन्ग टर्म पीस और सस्टेनेबिलिटी जो है रीजन में वो होनी चाहिए, या फिर उसी के ऊपर बात करनी है आप लोगों को, यानी कि शांति में मिलकर गांधी जी की एक फिलोसफी फॉलो करो और इसको निपटा लो, ठीक है। और पता है ऐसे निपटने वाला है नहीं, पर हाँ हमने फिर भी अपनी जो है एक लाइन चिपका दी जाकर कि ये हमारी लाइन, इसको पढ़ लेना जब टाइम मिले तुमको। अब इंडिया की पोजीशन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है अगर बात करें तो, ठीक है। पोजीशन जो है क्रीमिया वॉर के साथ में अगर आप बात करेंगे, जब यहाँ पर एनेक्स किया गया यहाँ पर बेसिकली इजराइल को, यहाँ पर इजराइल बोल रहा हूँ, जो रसिया के द्वारा क्रीमिया को, तो इंडिया ने क्या किया, वोटिंग ही नहीं की यहाँ पर, ठीक है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर एक तरीके से वोटिंग नहीं की, हमने जाकर यहाँ पर कंडेम नहीं किया, एक तरीके जो रिजोल्यूशन था ना यहाँ पर रशिया को कंडेम करने का, हम साइड में हट गए, हमको दूसरे के पछाड़े में पैर डाले, हमको रशिया के साथ में अपने रिलेशन खराब करे यूक्रेन को लेकर, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसी के चलते 2014 में मार्च में फिर क्या किया गया, पुतिन साहब ने बड़ी बड़ाई करी, वाह मोदी जी वाह, ठीक है, काइंड ऑफ मतलब तब तक तो मोदी जी नहीं आए थे हालांकि, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से कहने का मतलब है कि हमारी
एंट्री को अप्रिशिएट किया गया। ठीक है, अगर बात करें तो दिसंबर के महीने में फिर आगे चलकर यहाँ पर इनके जो क्रीमिया के जो रिपब्लिकन जो विजिट किया इंडिया के अंदर में, क्रीमिया रीजन के जो आते हैं बेल्गी सेगरी, जिनका नाम था यहाँ पर सेरगी। ठीक है, तो यहाँ पर इनके द्वारा विजिट किया गया। तो उस टाइम पर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर, जिनका नाम है पेट्रो पोरोशेंको। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या किया गया यहाँ पर, इनके द्वारा इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए इंडिया को, यहाँ पर क्रीमिया हमारा पार्ट है। तो इस तरीके के कुछ मुद्दे आप लोगों को देखने को मिले। नवंबर 2020 में हमारे देश के द्वारा यूक्रेन स्पॉन्सर्ड रिजोल्यूशन जो था, जो कि यूक्रेन के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया यूएन जनरल असेंबली में, ठीक है, कंडेम्ड करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन वायलेंस हो रहे हैं क्रीमिया के अंदर, ये बातें बोली गई। ये बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बोलने लगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ह्यूमैनिटेरियन वायलेंस हो रहे हैं और पाकिस्तान मुद्दा लेकर आ जाए और रसिया उसको रोक दे। तो ऐसे यहाँ पर क्रीमिया पर गया तो इंडिया ने क्या किया, यहाँ पर एक तरीके से हम लोग नॉर्मली क्या रहते हैं, हम लोग न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है, इन चीजों पर लेकर तो यहाँ पर इंडिया ने क्या किया, यहाँ पर इस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट डाल दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने इंडिया वोटेड अगेंस्ट, यानी कि हम लोग को लग नहीं रहा क्रीमिया में कुछ ऐसा हो रहा है। इसी के साथ में मैक्सिमम तो कोशिश करते हैं न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए, और यूक्रेन पर हमारा स्टेटस को बनवाई यथास्थिति बनी हुई है 2014 से लेकर अब तक का। हम लोगों ने कोई ज्यादा इंटरफेयर किया नहीं है, ना ही कोई ज्यादा बोला है। ठीक है, यानी कि हम अपनी दोस्ती जो है वो खराब करने के बिल्कुल मूड में नहीं है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पर ये जो वॉर है वो हो सकती है अगर इसके बारे में बात की जाए तो देखो यार, ये ऐसी चीजें जिसके बारे में बोलना मुश्किल रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि रसिया किस डायरेक्शन में जाता है, यूएसए कैसे जाता है, कंसर्न को उसको दूर करता है नहीं करता है, अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स हैं यहाँ पर वो किस तरीके से काम करेंगे, मिलकर बात चल रही है, देखने वाली बात है। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा बोला गया मिन्स्क प्रोसेस को आगे लेकर चलो जिससे कि थोड़ी शांति बन सकती है, तो उसके ऊपर भी एक मुद्दा है यहाँ पर। तो कंटिन्यूटी अगर यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशन में बनी रही और चीजें डीएस्केलेट करने की कोशिश की गई तो टेंशन को खत्म किया जा सकता है, वरना यहाँ पर वॉर भी यहाँ पर हो सकती है अगर कोई सी साइड से जरा सा भी एग्रेशन देखने को मिला। ठीक है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग इस टाइम पर रसिया और चाइना एक पैंती में खड़े हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि चाइना को भी यही दिक्कत देखने को मिल रही है ताइवान वाले इशू को लेकर। कल को ताइवान को पूरा कंट्रोल में लेके, हांगकांग को पूरा कंट्रोल में लेके चाइना एक मिनट में बोल देगा जिसको जो करना है कर लो, मैंने ले लिया है कंट्रोल में। ठीक है, ऐसे ही कल को ये बोल देगा। तो इसलिए बैलेंस बनाकर चलना काफी ज्यादा जरूरी है। एक टाइम था यूएस से ऐसा हुआ करता था कि भाई साहब कोई भी लोग जो है उसके सामने नहीं, एक तरीके से कुछ भी बोल दे यूएसए ने, बिल्कुल वही एक तरीके से पत्थर की लकीर हो जाती थी। पर आज के डेट में यूएसए का वो वर्चस्व रहा नहीं है। ठीक है, हर एक इंसान जो है अपने घर में अपने घर का बादशाह है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसी हरकतें करना सही नहीं होगा। तो आई होप कि पूरा आर्टिकल आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो दोनों मुद्दे मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिए। ये ऐसे एडिटोरियल की तरीके से आ जाते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, तो आप लोगों को यहाँ पर रिविजन टाइप में भी चीजें हो गई होंगी। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो बताना, उसको दूर कर दिया जाएगा, टेंशन काहे को लेने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की ओर। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल अभी यहां पर देखने को मिलेगा। बेसिकली यहां पर ये जो आर्टिकल बात कर रहे हैं, ये एक सेकंड, बेलागवी या फिर बेलगांव के बारे में। तो बेलागवी बेलगांव वाला काफी मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलता है। बेलगांव याद रखिएगा। ठीक है, मेरे जो फादर साहब थे, पापा जी थे, मतलब उनकी पोस्टिंग भी यहाँ पर हुई थी, तो उसकी वजह से मुझे याद रहता है बेलगांव कई बार है। ठीक है, तो समझते हैं इसके बारे में कहां पर है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर आप लोग यहाँ पर नजर आएगा बेलगांव, बेलागवी। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर बेलागवी जो है, यहाँ पर ये एक तरीके से जो इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर ये इशू बन जाता है। बेलागवी जो यहाँ पर ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ये एक एरिया है बेलागवी, जिसको बेलगांव बोलते हैं, और इशू बना रहता है। बेलागांव जो है यहाँ पर ये एक एरिया है कर्नाटक। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो मराठी लैंग्वेज बोलते हैं, तो जिसके चलते यहाँ पर मराठा वाले लोग ये बोलते हैं, महाराष्ट्र वाले, कि ये तो हमारा पोर्शन होना चाहिए था, पर लेकिन यहाँ पर ये चला गया कर्नाटक के अंदर में। तो 5 डिकेड के लंबा यहाँ पर प्रोविंस के बीच में रस्सादी चलती है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। इसको लेकर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था 1956 में। तो बेलागवी जो है वो मैसूर को हैंडओवर कर दिया गया था, जिसको आगे चलकर 1973 में कर्नाटक का नाम दे दिया गया बेसिकली। ठीक है, तो इसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती रहती है। ऑन द अदर हैंड कई सारी ऐसे बाउंड्रीज एरिया है जहां पर, ठीक है, तो कर्नाटक वाले बोलते हैं कि हमारे कई सारे एरिया है यहाँ पर जो कि यहाँ पर आज के में महाराष्ट्र के अंदर में। तो ऐसा रस्साकसी आप लोगों को नॉर्मली यहाँ पर देखने को मिलती है। एक कमेटी बना गई महाजन कमेटी, उसको बोला गया भाई साहब जाकर चेक तो करो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या चल रहा है यहाँ पर। तो उसने भी चेक किया और उसने भी फिर यहाँ पर कुछ ऐसा बोला कि ऐसा कुछ कर लो, पर लेकिन वो कुछ जो इसने बोला किसी ने कुछ भी उसका जो है एरिया जो है वो अडॉप्ट नहीं किया। ठीक है, तो मैसूर स्टेट जो है वो बेसिकली यहाँ पर आज के डेट में भी जो बेलागवी को जो है वो अपने पास ले हुआ है कर्नाटक। 1967 में एक जो कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन यहाँ पर दी गई, उसमें कई सारे, जैसे कि बात की जा रही है कारवार के बारे में, इसी के साथ में यहाँ पर हलियाल, यहाँ पर जो सुपर्णा, ठीक है, तो कई सारे ऐसे तालुका वाले रीजन थे जो कि यहाँ पर बेसिकली कर्नाटक एक तरीके से ऑफ कर्नाटक टू बी गिवन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र को दे दी। ठीक है, पर लेकिन बेलागवी जो था वो यहाँ पर छोड़ दिया गया, जिसके चलते दिक्कतें देखने को मिली। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया यार ये फालतू की चीजें बार बार मेरे पास में लेकर मत आया करो, क्योंकि इसको मैं सुलझा नहीं सकूंगा, क्योंकि मैंने कुछ बोल दिया फिर आप लोग लड़ोगे। तो म्यूचुअल नेगोशिएशन से मिलकर सुधारना उन्होंने इसको
तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आज के लिए भी ये बेटर जो है कई बार सामने आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पल्ला झाड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट को पता है बोलना क्या है, बाद में घुमा फिरा कर फिर से आपस में बातें करते हुए नजर आएंगे, फिर से वही बातें चलेंगे, ठीक है। तो कभी भूला कभी याद की बातें चलती हुई नजर आएंगी, तो इसलिए मुद्दे को अपने आप समझा लो, ठीक है। तो एक ये इशू आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में यहाँ पर बेसिकली बात कर रहा है। अभी यहाँ पर जो मुद्दा निकल कर आया है वो यहाँ पर ये है कि दो जो एमपी हैं, एमपी मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट यानी कि हमारी संसद में जाकर बैठते हैं। एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि हमारी असेंबली यानी कि विधायक जी, जो कि हमारे स्टेट के अंदर बैठते हैं। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो लोकसभा के जो स्पीकर है यहाँ पर ओम प्रकाश बिरला साहब, उनके द्वारा यहाँ पर अभी यहाँ पर जो बेसिकली देखा गया यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और वाईएस जो यहाँ पर कांग्रेस की पार्टी के अंडर जो एंटी डिफेक्शन लॉ अगेंस्ट दो यहाँ पर पर्सन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक का नाम है यहाँ पर शिशिर, SISIR शिशिर अधिकारी, ठीक है। और एक का नाम है यहाँ पर के रघुराम जो यहाँ पर कृष्णा, जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इनके खिलाफ यहाँ पर प्रिविलेज कमेटी के तहत यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो मुद्दा यहाँ पर ये कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो बेसिकली है क्या, तो इसके ऊपर कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे। तो 52 हमारी कंट्री में संविधान में संशोधन किया गया था 1985 में, तो एक 10वां शेड्यूल में ऐड किया गया एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल कानून आप लोग इसको बोल देते हैं, और ये दोनों के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। याद रखिएगा, आर्टिकल 102 बोलते हैं बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, यानी कि हमारी कंट्री में जो सांसद जी होते हैं, जिनका एमपी बोलते हैं आप लोग, ये 102 के अंदर आता है। और दूसरे यहां पर देखने को मिलेगा एमएलए, जिनको विधायक बोलते हैं, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा एमएलए या फिर एमएलसी, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये आर्टिकल 191 के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर किस किस मुद्दे पर इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो ये याद रखेगा। एक तो कोई इंडिपेंडेंट मेंबर अगर ज्वाइन कर लेता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंटली लड़ा है, बाद में चलकर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, इसको डिस्क्वालीफाई करके बाहर फेंको, ठीक है। तो यहां पर ये देखने को मिलेगा। दूसरा यहां पर ये कि इफ कोई भी यहां पर ज्वाइन करता है पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ ऑफ नॉमिनेशन को कर दिया गया, तो यहां पर कोई ज्वाइन करता है तो उसके खिलाफ आप लोग यहां पर इसको यूज कर सकते हैं। मेंबरशिप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की छोड़ दी, किसी ने चुनकर आया था फिर मेंबरशिप छोड़ दी, तो उसको हटा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर वोटिंग के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी बोले कि भाई साहब तुमको वोट करनी है और वो एब्सटेन कर जाए, तो उसको भी यहां पर देखने को मिलेगा। बाकी चेयरमैन या स्पीकर जो है लोकसभा और राज्यसभा के, यहां पर उनको इसके अंदर एक तरीके से इम्यूनिटी मिली हुई है कि यहां पर वो अगर कोई आगे चलकर यहां पर एक तरीके से कि जो ये दोनों हैं यहां पर रिजाइन कर दे पॉलिटिकल पार्टी से और रिज्वाइन कर ले, यहां पर इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इनको यहां पर ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश की जा रही है। स्पीकर तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाती है और चेयरमैन, ठीक है, तो इनको छोड़ा गया अलग। अगर बात की ताकि पॉलिटिकल पार्टी से भी इंडिपेंडेंट रह सके, डिसीजन आराम से ले सके। पर लेकिन 2/3 अगर टूटकर चले जाते हैं तो फिर इसको बेसिकली यहां पर अलाउ किया जाता है, क्योंकि तो पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो गई ना। सोचो अगर यहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी में 9 मेंबर थे, ठीक है, और 2/3 यहां पर टूटकर चले गए, तो 3 3 9 3 दूनी 6, यानी कि 6 मेंबर टूटकर चले गए, तो पॉलिटिकल पार्टी कहां से रहेगी, फिर तो कहानी खत्म हो गई। तो इसको अलाउ भी यहां पर किया जाता है, ठीक है। तो एक एंटी डिफेक्शन लॉ का मुद्दा है जो कि आप लोग यहां पर याद रखते हैं। छोटी सी बात है, थोड़ा सा हल्का सा इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में। बाकी बोला जा रहा है ओमिक्रॉन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, वायरस का लोड बढ़ रहा है, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखें थोड़ा सा, क्योंकि कई सारी इश्यूज देखने को मिलते हैं जिनको ऑलरेडी बीमारी है, तो उसके चलते बीमारी और ज्यादा बढ़ती नजर आती है, ठीक है। तो उसी के बारे में बस वही सारी बातें हैं कि वायरस ज्यादा बढ़ रहा है, ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली चीजें, वो तो सब आप लोग जानती हैं सारे, कोई मतलब नहीं टाइम वेस्ट करने का, ठीक है। बाकी आगे बातें करें, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हिमांशी के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए, तो आप लोग यहाँ पर इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इनका आंसर दीजिएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आज मैंने पूछे हैं, यहाँ पर 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था 1989 में, ठीक है, जो कि आप लोगों से मैंने पूछा था। तो यहाँ पर 21 से लेकर 18 एज कर दी गई थी, ओके। इसी के साथ में क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पर एपिडा के बारे में, तो यहाँ पर आंसर क्या है, कॉमर्स मिनिस्ट्री, जो मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आंसर इसका बी हो गया, जो कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया था। इसी के साथ में यहाँ पर नेशनल गर्ल चाइल्ड के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, तो आंसर है यहाँ पर C 1 और 3, ठीक है। तो ये आप लोगों को रखना है यहाँ पर याद, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया भी था इसके बारे में। 2008 में इसको स्टार्ट किया गया था, ना कि 2014 में, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन हो गया, जो कि मैंने डिटेल में टॉपिक आप लोगों से डिस्कस किया था। एक यहाँ पर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई के बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो आंसर है ए। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा रखा है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन है बिल्कुल आप लोगों के सामने, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी सारी चीजें, आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो बताइएगा यार, कहीं पर कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। और चलिए क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने, इसका आंसर आप लोग दीजिए। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क अगर रिडक्शन के बारे में बात करें, उसकी टाइमलाइन क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। देखता हूं कौन कौन इसका सही आंसर देता है। कम से कम ये आप लोगों को पता होगा, 2 बार मैंने रिपीट आप लोगों को कराया, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों ने होना चाहिए। देखता हूं इसका सही आंसर कौन कौन बताता है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए और फीडबैक जरूर देना। और टेलीग्राम के ऊपर मैं पोस्ट कर दूंगा जो भी आप लोगों के लिए
बताया था ना मैंने पोस्ट करने के लिए बेसिकली क्या था, जो आप लोग की एथिक्स की जो आज की केस स्टडी है वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और एंजॉय करते रहिए लाइफ को। और नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।